हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सॉरी, कल स्टडी में रिवीजन मैंने फुल नहीं कर पाया, थोड़ी हेल्थ इशू थी। ठीक है, अब ठीक है, आज खत्म कर देंगे स्टडी मैथ मनी लॉन्ड्रिंग पूरा विद क्वेश्चन। आज खत्म कर देंगे, ये पार्ट 2 करके मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलो। बेसिकली मेरा टारगेट होता है ना कि 1.5 आवर में कोई भी चैप्टर का स्टडी मैथ है ना मैं खत्म कर दूँ। ऐसे क्या होता है ना, एक वीडियो कम रहता है और एक फ्लो बना रहता है कि पूरा हो जाए। बट कोई नहीं, कल हाँ कल थोड़ा तबीयत खराब था, बट फिर भी ठीक है। आज हम क्या करेंगे, उसको पार्ट 2 करके खत्म कर देंगे विद क्वेश्चंस लेंगे सारे, जो भी टेस्ट नॉलेज क्वेश्चंस को देखते हुए। चलो सर, हमने देख लिया था मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, कितने स्टेप्स में होता है, क्या पनिशमेंट है, कैसे प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट, प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले अटैचमेंट होता है, फिर वो ऑर्डर अटैचमेंट का क्या होता है, कंफर्म होता है, फिर वो क्या होता है स्पेशल कोर्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेट होता है, 365 दिन लगते हैं उसमें। फिर क्या होता है, कंफर्म होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग है या नहीं है तो क्या होता है सीजी के पास कॉन्फिस्केट हो जाता है, नहीं है तो रिलीज हो जाता है। परफेक्ट। उसके हमने देखा पावर क्या होते हैं, वही डाइस वाले पावर होते हैं। डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, कॉपीज ऑफ बुक्स, एग्जामिन ऑन ओथ, या इन्हीं अदर लिख के आ जाना। ठीक है, चलो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। मतलब सिंपल देखो, हमने क्या देखा ऊपर, रिपोर्टिंग एंटिटी की डिफिनेशन देखी थी। कौन कौन आते हैं इसमें, बैंकिंग कंपनीज, बैंकिंग आती है, ठीक है, सॉरी बैंकिंग आती है, एनबीएफसी आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आती है, और एनी अदर पर्सन कैरिंग डेजिग्नेटेड बिजनेस। ठीक है, कैरिंग ऑफ डेजिग्नेटेड बिजनेस में डिफाइन कर दिया नोटिफिकेशन सब ला के कि एजेंट है, रियल स्टेट एजेंट है जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा या 20 लाख है। और किसको लाया गया, जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को रजिस्टर करते हैं उसको लाया गया, प्रीशियस स्टोन में डील कर रहे हो उनको लाया गया, और इनका कैश ट्रांजेक्शन 10 लाख या 10 लाख ज़्यादा है, इन्हें सिंगल और मल्टीपल ओकेजन वर्क करेगा। ठीक है, तो अब बोला गया वो जो लोग हैं ना, जो हमने ऊपर पढ़ा डेफिनेशन रिपोर्टिंग एंटिटी की, उनको क्या क्या करना है। मतलब देखो यहाँ पे बोल दिया वेरिफिकेशन करना। ठीक है, तो वेरिफिकेशन करना कैसे करना है सर, हम देखा ये था क्या अमेंडमेंट था। देखो रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। परफेक्ट। वेरिफिकेशन ये बोल दिया जाए 4 पर्पस किए गए। कैसे, एक तो बोला ऑथेंटिकेशन अंडर आधार टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट सर्विस एक्ट 2016। ठीक है, मतलब और सर इसमें ऑथेंटिकेशन अंदर आधार मतलब क्या हुआ सर, देखो मैं एक सिंपल समझाता हूँ। ऑनलाइन ओटीपी से, ठीक है, मतलब सिंपल बोलना ऑथेंटिकेशन अंडर आधार अंडर TDFOSBS करके होता है। ठीक है, TDFOSBS, इतना मत लिखना, सिंपल टारगेट डिलीवरी से। इफ रिपोर्टिंग एंटिटी, देखो ऑनलाइन और ऑथेंटिकेशन किसको पावर दिया, किसको राइट दिया कि करने के लिए वेरिफिकेशन, ओनली बैंकिंग कंपनी। सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं लिखा है, बैंकिंग लिखा है, मतलब सिर्फ बैंकिंग, कोटक, ये सब लोग है ना, ये OTP से थोड़ा वेरिफिकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट देखो बैंकिंग कंपनी को किसके बोला, आधार ऑथेंटिकेशन मतलब OTP वाला। ठीक है, सिर्फ किसको बोला, बैंकिंग कंपनी, क्योंकि बैंकिंग में बोला था कि इस पे हाँ इस पे अच्छे खासा एक्ट रूल लगते हैं, जो कि यहाँ पे रिपोर्टिंग अच्छा होगी, कंट्रोल अच्छी होगी, इसलिए बोला कि आप ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन OTP लेके आप बहुत कुछ क्या कहते हैं हैम्पर कर सकते हो किसी सामने वाले का। तो बोला बैंकिंग कंपनी तुम पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तुम ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन से वेरीफाई कर सकते हो। फिर और क्या बोला, और कैसे कर सकते हैं, और बोला ऑफलाइन, मतलब लोग आएंगे पंच करेंगे आधार कार्ड दिखाएंगे और चले जाएंगे, ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन भी हो सकता है। और क्या बोला, पासपोर्ट, मान लो कोई इंडिया का है ही नहीं, NRI है, या मान लो बाहर का नॉन सिटीजन है, उसके पास आधार कार्ड है ही नहीं, तो वो तो पासपोर्ट दिखाएगा ना। तो बोला पासपोर्ट से भी क्या कर सकते हो, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी कर रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहे हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन आधार ऑथेंटिकेशन, और क्या बोला पासपोर्ट। ठीक है, और क्या बोल दिया, एनी अदर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, मान लो आगे जाकर ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए, एज में बी नोटिफाइड बाई गवर्नमेंट। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए, मान लो पासपोर्ट, ये पैन कार्ड हो जाए, तो जो भी आगे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका आइडेंटिफाई जो भी आइडेंटिटी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। परफेक्ट। अब इसमें एक चीज़ बोल दिया ना, ये जो आधार ऑथेंटिकेशन है ना, ये मिलेगा सिर्फ बैंकिंग को। सर मतलब अगर सर बोले इंश्योरेंस कंपनी बोले कि हम आपका OTP लेके ये करना चाहते हैं आधार ऑथेंटिकेशन, नहीं मिलेगा सर NBFC नहीं मिलेगा, मतलब सिर्फ बैंकिंग कंपनी है ना उसको आधार ऑथेंटिकेशन OTP वाला मिलेगा। ठीक है, चलो सर परफेक्ट। अब इसमें ना मैं मैं और चीज़ समझाता हूँ, यही लाइन से समझाता हूँ मैं, क्या है सुनो, यहीं पे लिख पाता, देखो हाईलाइट कर देता हूँ। द यूज ऑफ मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1, मतलब ये वाला सबसेक्शन 1 के पॉइंट्स जो है ये वाले। ठीक है, बोला कि जो यूज ऑफ आइडेंटिफिकेशन या मोड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है ना, मतलब क्या, मतलब ये जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये कोई सामने वाला नहीं बताएगा, मतलब कोई रिपोर्टिंग एंटिटी नहीं बताएगी भाई मान लो ये मिस्टर राम आया, राम
बैंकिंग कंपनी बोली राम तुम एक काम करो, तुम OTP से वेरीफाई कराओगे। कोई आया मिस्टर श्याम बोला तुम बैंकिंग एंटिटी बोली तुम क्या करो, तुम पासवर्ड से वेरीफाई करो। नहीं, ये वेरिफिकेशन करने का राइट है ना इनके पास है, बट कैसे होना है वेरिफिकेशन वो ये बताएंगे, मतलब इनका वॉलंटरी चॉइस होगा। तो ये क्वेश्चन सर अच्छा आ सकता है, मेरे अंदाज से आ सकता है कि बैंकिंग एंटिटी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं जो बोलूँगा वही करोगे, या मान लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं बोल सकता कि जो 4 बोर्ड दिए ना वैसा होगा वैसा नहीं होगा। इसका चॉइस अधिकार किसके पास है सेलेक्ट करने का, ये जो पर्सन आ रहे हैं ना इनके पास है। ये चाहे तो ऑफलाइन ऑथेंटिकेशन करवा ले, ऑनलाइन करवा ले, पासपोर्ट करवा ले जो बाहर वाला है, या मान लो जो भी नोटिफाई करता है CG उसके द्वारा भी करा सकता है, ठीक है। अब क्या बोला इसमें, इफ रिपोर्टिंग एंटिटी परफॉर्म्स ऑथेंटिकेशन अंडर क्लॉज ए, सर क्लॉज ए में कौन सा था सर, OTP वाला, मतलब ऑथेंटिकेशन अंडर आधार वाला ऑफ सबसेक्शन वे ए टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट। देखो मतलब सर, मतलब मान लो ये बैंकिंग कंपनी है, सुनते जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस पर अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं हम, प्रीवियस अटेम्प्ट का अमेंडमेंट है, ये प्रीवियस अमेंडमेंट है। हमेशा याद रखना 1-2 अटेम्प्ट बाद अमेंडमेंट दिखेगा ही दिखेगा आपको, या उसी अटेम्प्ट दिखेगा, 1-2 अटेम्प्ट बाद दिखता है लॉ में, मैं फील कर ली हूँ अमेंडमेंट देख के, ठीक है। चलो आता है अमेंडमेंट, पक्का आता है। देखो अब बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसने क्या किया, ये राम आया, इसने बोला कि तुम ऑथेंटिकेशन, एक सेकेंड पेन की रिफिल चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये बैंकिंग एंटिटी है, इसने आया, ये मान लो राम आया, राम ने बोला इसको बैंकिंग एंटिटी को, या मान लो बैंकिंग एंटिटी राम ने बोला कि काम करो ऑथेंटिकेशन आधार करा लो, मतलब OTP करवा लो। तो क्या ये OTP आधार ऑथेंटिकेशन बैंकिंग कर सकती है? यस, बैंकिंग को ही सिर्फ पावर है कि आधार ऑथेंटिकेशन OTP वाला कर सकती है, ठीक है। सेकंड, क्या क्वेश्चन आता है, क्या बैंकिंग सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन करेगी? नहीं, सिर्फ नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ मतलब सिर्फ ए वाला नहीं सर, बैंकिंग एंटिटी को बस बोला कि ए तुम कर सकते हो, बट तुम सिर्फ ए कर सकते हो ये नहीं, याद रखना, तुम ए कर सकते हो में डिफरेंस है और तुम सिर्फ ए कर सकते हो इसमें अंतर है। मतलब तुम ए तो कर सकते हो बैंकिंग एंटिटी, बट तुम्हें ये सारे भी करने हैं, बट इसका पावर सिर्फ बैंकिंग को दिया है, मतलब NBFC तुम ये नहीं कर सकते, ये तीनों कर सकते हो बस। तो बैंकिंग एंटिटी तुम ए तो कर सकते हो, बट तुम्हें ये सब भी ऑप्शन देने पड़ेंगे अपने क्लाइंट को। तो याद रखना ये वही बोल रहा है, अगर रिपोर्टिंग एंटिटी ए ऑप्शन दे रही है ना तो वो ये नहीं बोल सकती हम तुम्हें BCD नहीं देंगे, मतलब पासपोर्ट नहीं देंगे, पासपोर्ट वाला ऑप्शन नहीं, तुम्हें ये सब भी देना है। ऑल्सो अवेलेबल टू सच क्लाइंट, तुम्हें क्लाइंट या बेनिफिशियल ओनर है उनको भी क्या करना है, ये अवेलेबल करवाना है। परफेक्ट। अभी तो वही बोला कि नोटिफिकेशन आएगा, जो भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो जो भी नोटिफिकेशन इशू होगा, बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है, और होगा भी तो विदाउट कंसल्टेशन यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि कोई भी नोटिफिकेशन जो इशू करेगा ना CG, वो कम से कम इससे क्या करेगा, आइडिया लेगा, मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी UIA से क्या करेगा, आइडिया लेगा जब भी कोई नोटिफिकेशन इशू करना हो एनी मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है। जैसे D में लिखा हुआ था, तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, पहले UIA से क्या लेगा, पहले वो अथॉरिटी लेगा। याद रखना ये सब पॉइंट्स है, एग्जाम में आ सकते हैं, सर एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। चलो एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ, टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है। ठीक है ऐसा कुछ है नहीं, चलो और देखते हैं पहले। ये वही बोला था कि नोटिफिकेशन लाके, और जो टारगेट डिलीवरी ऑफ आ गया, ये टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल अदर सब्सिडी बेनिफिट सर्विस एक्ट, ठीक है। इसी एक्ट की तरह क्या होता है, ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन आधार वाला हो सकता है, ये कर सकते हैं इस एक्ट के द्वारा। अब इसमें ना सर याद रखना, ये देखो हाँ ये पढ़ा था, देखो TDFS मतलब टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल अदर सब्सिडी बेनिफिट सर्विस एक्ट के द्वारा क्या होता था, आधार ऑथेंटिकेशन होता था, ठीक है। देखो ये वाला, ये सर एक MCQ आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला क्या होता था, आधार ऑथेंटिकेशन इसके एक्ट के द्वारा होता था। बाद में क्या किया CG ने, क्या किया, एक पर्सन को और नोटिफाई किया, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, याद रखना। तो 2 एक्ट के द्वारा है ना आधार ऑथेंटिकेशन हो सकता है, क्या क्या, TDFS और NPCI, ये अमेंडमेंट है सर। NPCI को अब न्यूली ऐड किया गया सर, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो आधार ऑथेंटिकेशन में 2 टाइप के एक्ट को ला दिया गया कि आप इस तरह से आधार ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो। अब सर क्वेश्चन आता है ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी,
मतलब सर ऑब्लिगेशन क्या होता है, सिंपल सी बात, रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब क्या हुआ, मान लो ये रिपोर्टिंग एंटिटी है बैंक। अब ये बोला कि तुम्हारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य तुम्हें करने पड़ेंगे रूम रिपोर्टिंग एंटिटी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, ठीक है। तो वही बोला कि रिपोर्टिंग एंटिटी टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। देखो सर इसको ना मैं अच्छे से बताऊँ, यहाँ से बताता हूँ, ठीक है। देखो ये कुछ नहीं है, ये ज्ञान वाली बातें हैं कि डायरेक्टर कौन होता है क्या, अभी देखेंगे नीचे ये सारी, ठीक है। हमने देखा भी है डायरेक्टर कौन, लोग के लेवल से ऊपर वाले लोग क्या करते हैं, अटैचमेंट कर सकते हैं, जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर होता है। तो बस यहाँ पे वही बोला है कि कौन कौन डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड, ये सब अपॉइंट हुए मनी लॉन्ड्रिंग में, देखा हमने सर ऊपर 4 सेक्शन 4 में ही था ये सब। अब देखो ये ऑब्लिगेशन का यहाँ से कंटिन्यू है, ठीक है। हमने वेरिफिकेशन देख लिया, ऑब्लिगेशन 12 में दिया हुआ क्या क्या है, देखो ये ऑब्लिगेशन है। पहला क्या बोला, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल, मतलब सर मैंडेटरी है, ये करना ही पड़ेगा सर। ऑब्जेक्टिव आया था इस बार 6D के पेपर में, क्या क्या उसकी रिपोर्टिंग एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस है। तो शैल मतलब मैंडेटरी है, क्या क्या, मेंटेन अ रिकॉर्ड of all transactions including information relating to a transactions covered under clause B in such manner it able to restrict individual transaction। बस सुनो 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 सुनो, रिपोर्टिंग एंटिटी को क्या बोला, सुनो। मान लो ये बैंक है, ये मान लो मिस्टर ए है, इसने क्या किया, ये बैंक पे गया, ठीक है। बैंक ने क्या किया, पहले वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वो किया, वेरीफाई किया, ठीक है, आइडेंटिटी वेरीफाई किया, परफेक्ट। अब ये ना मान लो ये इसका क्या हो गया, ये क्लाइंट बन गया मिस्टर ए, ठीक है। अब मिस्टर ए ने कुछ ट्रांजेक्शन किया, तो ये बैंक में डिपॉजिट किया, मान लो 50 लाख रुपीज़। तो देखो क्या बोला है, मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस, क्या बोला है, मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। सुनते जाओ, जो भी ट्रांजेक्शंस हुए ना इसको क्या करना है, मेंटेन करना है। कौन मेंटेन करेगा, किसकी ऑब्लिगेशन है, बैंकिंग एंटिटी की, ठीक है। चाहे वो कुछ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स हो, कलेक्टिव नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो, हर ट्रांजेक्शन क्या करना है, मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है, बी में क्या बोला, देखो इस बी को लिंक किया यहाँ पे, ठीक है। किस लिए मेंटेन करना है, क्योंकि देखो ये बोला है कि देखो रिलेटिंग टू अ ट्रांजेक्शन कवर अंडर क्लॉज बी, देखिए क्लॉज बी, ठीक है। किस लिए मेंटेन करना है, इसी में बोल दिया गया। देखो बी में क्या लिखा है, वो जो ट्रांजेक्शन है ना मैं furnished to the director within such time as may prescribe information relating to a such transaction whether attempted or executed the nature values, सिंपल देखो ऑब्लिगेशन है। देखो इसने क्या किया, 50 लाख का ट्रांजेक्शन किया ए ने, तो ये रिकॉर्ड क्या करना है, मेंटेन करना है बैंकिंग एंटिटी को। बैंकिंग एंटिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी सब पे ना अच्छा खासा कंट्रोल लगाया गया, इसीलिए कंट्रोल लगाया गया। पहले बोला कि तुम्हें सारे ट्रांजेक्शंस को क्या करना है, मेंटेन करना, जो भी तुम्हारे क्लाइंट से हो रहे हैं। मेंटेन करने से पहले क्या हुआ था, यहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ था 11A में, हमने देखा 4 मोड्स हैं। अब जब मेंटेन हो गया ना, अब मान लो कुछ है ना, ये डायरेक्टर होते हैं और FIU होता है, मैंने फर्स्ट डिवीजन बोला। FIU क्या होता है, इसी के अंदर एक्ट के अंदर तहत एक पर्सन अपॉइंट होता है जो क्या करेगा, यहाँ पे एनालिसिस करता है कि उसे कुछ गलत लग रहा है तो वो मांग सकता है रिपोर्टिंग एंटिटी से इन्फॉर्मेशन। अब ये दोनों पर्सन है, मान लो FIU हटा दो, डायरेक्टर को लगा ना कि यार ये मिस्टर ए है ना, इसने मर्डर का पैसा है ना बैंक में जमा किया है, तो ये डायरेक्टर गया बैंक के पास, बोला बैंक हमें इन्फॉर्मेशन फर्निश करो क्लाइंट ए के बारे में। तो ये है ना, बैंक क्या करेगा, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन जो समझ लो, वो फर्निश टू द डायरेक्टर। कौन सा डायरेक्टर, वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं, ये डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जो समझ लो ये वाले डायरेक्टर। इसलिए बोल रहा है ऊपर डिफाइन किया डायरेक्टर में कौन कौन आते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। अब क्या करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले तो मेंटेन रिकॉर्ड करना है, परफेक्ट। फिर क्या करना है, डायरेक्टर को फर्निश करना है, जो भी टाइम हो रहा है। डायरेक्टर ने बोला कि 25 दिन में करो, तो हाँ 25 दिन में हमें फर्निश करना है। जो कौन से इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच ट्रांजेक्शन, कौन सा ट्रांजेक्शन जो यहाँ पे बोला गया है, रिलेशन टू ट्रांजेक्शन कवर अंडर बी। तो बी ए के बारे में बोला, ए बी के बारे में बोला, यही ट्रांजेक्शन बारे में बोला है कि आपको अटेम्प्ट हुआ है या एग्जीक्यूट हो चुका है, सब क्या बताना है, डायरेक्टर को जाके फर्निश करना है, ठीक है। सी ओमिट हो गया, ध्यान मत देना, डी ओमिट हो गया। अब ई बोला, ई क्या बोला सुनो, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियल ओनर एज वेल एज अकाउंट फाइल बिजनेस कॉर्पोरेशन रिलेटेड टू क्लाइंट। सुनो क्या बोला है, क्या बोला, देखो आइडेंटिटी, देखो मैं कीवर्ड आपको याद रहेगा। पहले बातें किया ट्रांजेक्शन्स का मेंटेन करो रिकॉर्ड, दूसरा बोला कि जो फर्निश करोगे डायरेक्टर को वो भी तुम्हारी ऑब्लिगेशन है। थर्ड क्या बोल दिया, आपको मेंटेन करना रिकॉर्ड क्या, आइडेंटिटी का। मतलब मान लो मिस्टर ए जो है ना, इसने आधार कार्ड दिया होगा, इसने अपना ITR रिटर्न दिया होगा, इसने बैंक स्टेटमेंट दिया होगा, तो ये जो भी आइडेंटिटी का है ना, फाइल फोल्डर जो भी डॉक्यूमेंट दिया है ना, इसको भी क्या करना है, तुम्हें मेंटेन करना है। किसे मेंटेन करना है, रिपोर्टिंग एंटिटी। तो ये सारी क्या है, इसकी ऑब्लिगेशंस है, ठीक है। क्या बोला, देखो
मेंटेन अ रिकॉर्ड, इसी को समराइज किया, मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस फर्निश टू द डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर ट्रांजेक्शन मेंटेन करने भी और डायरेक्टर ने मांगा तो उसे फर्निश भी करना है, कुछ भी गलत लगा या कुछ भी एग्जीक्यूटेड हो चुका है, कुछ भी अटेम्प्टेड हो चुका है, ठीक है। सेकंड क्या बोला, वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट, इसमें हम देखा था 11A में देखा था 4 मोड से वेरीफाई होता है, आधार ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन आधार ऑथेंटिकेशन, थर्ड क्या होता है पासपोर्ट वाला जो बाहर के लोग होते हैं, फोर्थ क्या होता है जो भी नोटिफाई करेगा सीजी, अभी कोई नोटिफाई नहीं हुआ, नोटिफाई कब होगा जब यूआईएन से पूछ के होगा, सीजी करेगा, ठीक है। अब देखो वेरीफाई द बेनिफिशियल ओनर, ठीक है, बेनिफिशियल करता है जिसको मान लो मेन आदमी है उसके बिहाफ में कुछ रिसीव करता है उसको बेनिफिशियल ओनर करते हैं। मान लो ये आदमी है ए, इसके बिहाफ में बी जाके बैंक से ट्रांजेक्शन करता है, बी क्या होता है बेनिफिशियल ओनर होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्या क्या ऑब्लिगेशन है, ये अब हट चुका है, देखो ये ओमिट हो चुका है बेनिफिशियल ओनर पॉइंट, यहाँ पे ये सी डी में यही था, ठीक है। तो याद रखना रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन डायरेक्टर को फर्निश करना और यहाँ पे आ जाना मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियल, मतलब यहाँ पे बोला है आधार कार्ड आईटीआर जो तुम्हें आइडेंटिटी के लिए वेरीफाई किया था ना, सबको संभाल के रखना है। अब सर क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कितने साल संभाल के रखना, हमने ऑडिट पढ़ा 7 साल डॉक्यूमेंटेशन संभाल के रखना पड़ता है, हर जगह कुछ ना कुछ टाइम पीरियड पड़ते हैं 8 साल 7 साल, ये सालों भर रखे रहेगा, जिंदगी भर रखे रहेगा नहीं, तो ये इसका डेटाबेस बर्बाद हो जाएगा इतना डॉक्यूमेंट्स रखेगा तो सर यहाँ पे रखा गया टाइम लिमिट है, आगे देखेंगे। उससे पहले ये बोला है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे ना, जो भी आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो ना, वो सारे क्या होंगे कॉन्फिडेंशियल, मतलब गुप्त होंगे, मतलब बैंकिंग कंपनी बाद में ये हल्ला नहीं कर सकती, ये ले अंबानी का हमारे पास क्या है बैंक अकाउंट है, अंबानी के कंपटीटर को आपने इसके क्या कर दिया स्टेटमेंट दे दिया। मान लो आईसीआईसीआई बैंक में अंबानी को अकाउंट है, आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया अंबानी के कंपटीटर मान लो विजय माल्या सपोज, मान लो कोई भी अंबानी के कंपटीटर उनको क्या किया इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, नहीं कुछ भी जो भी हो रहा है ना यहाँ पे क्या आप आइडेंटिफिकेशन क्या कर रहे हो मेंटेन कर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, या मान लो ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो ना, उसको भी क्या करना है उसको भी गुप्त रखना है, मतलब हल्ला डोला नहीं कर सकते तो मोहल्ला में जाके कि मेरे पास अंबानी का क्या है डॉक्यूमेंट्स है या अंबानी का क्या हुआ वेरिफिकेशन आइडेंटिटी किया हमने, ठीक है। अब से क्वेश्चन आ रहा है कितने दिन तक मेंटेन करना है, देखो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी ऑफ ऑल सच ट्रांजेक्शंस, जो कि कहा है दिस रिकॉर्ड टू बी रिफरिंग क्लॉज ए, मतलब ए में जो लिखा हुआ है ना, ए में क्या बातें लिखी गई थी ट्रांजेक्शन्स के बारे में लिखी गई थी, ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग कितने साल मेंटेन करना है, सैल बी मतलब सर सैल मतलब मैंडेटरी है, कितना फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शंस, 5 साल, याद रखना। मान लो आज राम ने ट्रांजेक्शन किया तो ये ट्रांजेक्शन 5 साल तक मेंटेन होनी चाहिए, परफेक्ट 5 साल तक मेंटेन होनी चाहिए ट्रांजेक्शन्स वाइज है। अब क्या बोला देखो ए में मतलब ए में क्या लिखी थी ट्रांजेक्शंस, बट सर और भी तो कुछ रिकॉर्ड करना था, हाँ क्या आइडेंटिफिकेशन जो हमने आइडेंटिटी किया उसको भी तो रिकॉर्ड करना था हमें, हाँ वो कितने साल करना है, देखो द रिकॉर्ड रेफर टू इन क्लॉज ई, सर क्लॉज ई में मतलब सर ये वाला, सर ये तो आइडेंटिटी की था, हाँ आइडेंटिटी के लिए कितना साल मेंटेन करना है, देखो फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, सर यहाँ भी 5 साल, हाँ बट यहाँ पे क्या बातें लिखी है देखो आफ्टर द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज और द अकाउंट हैज एंडेड और अकाउंट हैज बीन क्लोज व्हिचएवर इज लेटर, सर बताना थोड़ा। देखो ये मिस्टर राम यहाँ पे कंपनी में आए, कंपनी में क्या किया इन्होंने बैंक से क्या किया लोन लिया, ठीक है। अब लोन लिया यहाँ पे क्या हुआ लोन चुका दिया, ठीक है। तो यहाँ लोन चुका दिया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ बिजनेस रिलेशनशिप एंड हुआ है, क्या हुआ बिजनेस रिलेशनशिप एंड हुआ, देखो कहाँ बिजनेस रिलेशनशिप क्या हुआ एंड हुआ, ठीक है, बिटवीन ए क्लाइंट, ये क्लाइंट और क्या बैंक के बीच में क्या हुआ बिजनेस रिलेशनशिप एंड हुआ, क्योंकि बिजनेस रिलेशन कैसे आया था लोन लिया था तो एक बिजनेस रिलेशनशिप बन गया था, ये क्या हुआ लोन चुकाती रिलेशनशिप खत्म हो गया बिजनेस का, मतलब लोन गया, बट अकाउंट क्लोज हुआ मान लो यहाँ पे, मान लो 1 नवंबर को बिजनेस रिलेशनशिप एंड हुआ, अकाउंट क्लोज हुआ 1 जनवरी को, होता है टाइम लगता है अकाउंट क्लोज होने में भैया, होता कभी कभी नहीं होता है कि जीएसटी सप्लाई नहीं कर रहे, जीएसटी कैंसिल करने में टाइम लगता है, सप्लाई भले खत्म हो गया हमारा बट जीएसटी तो कैंसिल करने में टाइम लग जाता है ना, तो अकाउंट भले यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप खत्म हुआ है बट अकाउंट क्लोज होने में यहाँ पे टाइम लगा, तो यहाँ पे जब अकाउंट क्लोज टाइम लगता है ना, तो देखो बिजनेस रिलेशनशिप एंड और अकाउंट क्लोज, अकाउंट हैज़ बीन क्लोज व्हिचएवर इज लेटर, मतलब ये वाला लेटर, यहाँ से क्या करना है हमें 5 साल मेंटेन करना है भाई, क्या पता बाद में आके हमें गलत बोल दे या मान लो कुछ ऐसा कांड कर दे, तो जहाँ पे अकाउंट बंद हो रहा है ना, या मान लो जहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप एंड हो रहा है वहाँ से लेटर जो भी दोनों का होगा वहाँ से 5 साल मेंटेन करना है फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर आफ्टर द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी हैज एंडेड, आफ्टर बोला है, ठीक है। तो ये याद रखना सर आप, मान लो पहले ही अकाउंट क्लोज हो जाता है यहाँ पे, अब बिजनेस रिलेशनशिप यहाँ एंड होता है तो सर यहाँ से 5 साल,
जो भी पहले जो भी लेटर हो जाए। ये क्या बोला, एग्जेम्पशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो कुछ नहीं बोला, सिंपल बोला, सॉरी देखो एग्जेम्पशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोला, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी रिपोर्टिंग यूनिटी, मतलब बोल सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट भाई देखो कोटक तुम्हें ये जो है ना रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन मेंटेन करने का, इससे तुम्हें हम क्या करेंगे, रिलैक्सेशन दे देंगे, ठीक है, इससे क्या देंगे, रिलैक्सेशन दे देंगे, तुम्हें नहीं मेंटेन करना है, तुम्हें नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किसी को रिलैक्सेशन दे सकता है, याद रखना। मैंने वही बोला अकॉर्डिंग टू द ये डायरेक्टर, यहाँ पे डायरेक्टर और FIU भी अपॉइंट होता है, स्टार्टिंग क्लास बोला था कि किसको किसको हम देते हैं, डायरेक्टर या FIU एक स्पेशल बॉडी अपॉइंट होता है इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, जो एनालिसिस करता है जो भी गलत चल रहा है यहाँ पे, रिकॉर्ड मेंटेन करता है। अब देखो यहाँ पे रूल में बोल दिया कि कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, तो देखो जो भी कैश ट्रांजेक्शन हुए वो मोर देन 10 लाख इन फॉरेन करेंसी, उसको मेरे को एज रूल में बातें लिखी किस किस ट्रांजेक्शन को सेल मतलब कंपलसरी मेंटेन करना है, ये हुआ तो मेंटेन करना ही करना है, कंपलसरी मेंटेन करना है। ये मान लो सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन हुआ जिसका मंथ में, देखो यहाँ पे मंथ की बातें नहीं ली गई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट MCQ आ सकता है यहाँ पे, तो 10 क्या है, 10 लाख इन फॉरेन करेंसी क्या है, मंथ की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ क्या बोला मंथ में ₹10 लाख से ज़्यादा फॉरेन करेंसी में, ठीक है, तो यहाँ पे मंथ की बातें बोल दी, यहाँ पे बोला ऑल ओवर 10 लाख से ज़्यादा हो रहा है तब भी। सी में क्या बोला, कैश ट्रांजेक्शन जो भी हो रहा है जो क्या लगा फॉर्जरी किया जाता है, काउंटर फिट हो रहा है, मतलब सिंपल सी बात बोला, यहाँ पे क्या लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है। देखो इतना डीप वर्ड में मत जाना, फ्रॉजरी समझ जाना, काउंटर फिट समझ जाना, करेंसी बैंक नोट्स हैव बीन जेन्युइन और एनी अदर फ्रॉजरी, धोखेबाजी करके पैसा ला के रख दिया गया, ठीक है। ऑल सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस जो भी हो रहे हैं, सर सस्पिशियस मतलब क्या होता है, उससे पहले ये समझ लो, देखो कैश ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं जो 10 लाख से ज़्यादा हो रहे हैं, 10 लाख एक्सीडिंग से, याद रखना मोर देन 10 लाख, ना कि 10 लाख और मोर लिखा है, मोर देन 10 लाख लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना। सर एक्सीड 10 लाख, ये भी वही चीज़ इंटरप्रेट कर रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, कुछ भी फॉर्जरी किया हुआ ट्रांजेक्शन, धोखेबाजी से लाया हुआ पैसा जमा कर रहे हो, या मान लो ऑल सस्पिशियस, ये देखेंगे आगे डिफिनीशन है, या मान लो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो NPO है, NPO द्वारा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, रिलायंस फाउंडेशन हो गया, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा रिसीव हो रहा है, जो क्या है मोर देन ₹10 लाख और इस इक्विवेलेंट, मतलब 10 लाख से ज़्यादा और इक्वल टू 10 लाख फॉरेन करेंसी। देखो हर जगह सर फॉरेन करेंसी आ रहा है, अमाउंट वाले केस में फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन करेंसी मैंडेटरी मतलब दिखा जाए तो 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा, यहाँ पे 10 लाख ज़्यादा, 10 लाख ज़्यादा, यहाँ पे से बोला 10 लाख और इक्विवेलेंट भी हो सकता है उसके, ठीक है। सर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन क्या होता है, रट्टा नहीं मारना, सिंपल समझना, जो भी ऐसा ट्रांजेक्शन जहाँ पे गलत नजर आ रहा है ना वो सस्पिशियस हो, डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा डेफिनेशन अभी आएंगे, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन पे पूछेगा, ये नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन नॉट सो इंपॉर्टेंट, ओपन बुक में आएगा तो लिख देना, बट पेपर नंबर 4 के लिए नॉट सो इंपॉर्टेंट। वो सिंपल बात, सस्पिशियस क्या लग रहा है आपको, क्या लगता है सस्पिशियस कब होता है, मान लो कोई रिटर्न फाइल गलत हो गया, सस्पिशियस कब लगता है आपको, कि मान लो जिस आर्टिकल ने गलत फाइल किया वो दिन छुट्टी पे हो जाए, ठीक है, जो आर्टिकल या मान लो 2-3 दिन की छुट्टी पे चले जाए, ऐसा लगेगा सस्पिशियस, या मान लो वो घबराया नजर आएगा, जिस आर्टिकल ने फर्स्ट ईयर आर्टिकल ने गलत रिटर्न फाइल कर दी, तो सस्पिशियस लग रहा है आपको, यार वो छुट्टी पे है, रिटर्न फाइल हो गया, सर गुस्सा रहे हैं हमसे, तो सस्पिशियस नजर आता है। या मान लो वो घबराया है, वो चुप चुप बैठा हुआ है, उसने 20-25 लाख का रिटर्न गलत फाइल कर दिया, तो कुछ भी सस्पिशियस ऐसा कुछ, देखो नॉर्मल रट्टा नहीं मारना है इसमें, कुछ भी अनयूजुअल लग रहा है, ठीक है, जो भी नो बोनाफाइड नहीं लग रहा है, ठीक है, बट सिंपल सी बात, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो टेररिज्म को, यहाँ पे टेररिज्म को वो प्रमोट कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग है, शेड्यूल ऑफेंस टाइप लग रहा है, सस्पिशियस क्या लग रहा है, जो कुछ ऐसा ग्राउंड्स लगे जहाँ पे सस्पिशियस लग रहा है, यार वो बंदा पैसा लेके आया था ना, उसने अपना आइडेंटिफिकेशन बनाया समझना 5-6 बार ना घबरा गया था, मान लो वो बंदा पैसा लेके आया था, उसने उसके चेक पे साइन थे ना वो गलत थे, तो कुछ भी ऐसा सस्पिशियस लग रहा है ना वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो गया, समझ, कुछ भी सस्पिशियस लग रहा है तो अनयूजुअल लग रहा है। तो अब क्या हुआ, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये कब होगा, देखो रिपोर्टिंग एंटिटी ने, हमने देखा था क्लॉज ए में क्या होता है, उसको रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन मेंटेन करने पड़ते हैं, फिर बी में क्या होता है, फर्निश टू डायरेक्टर करता है, ये देखो देखा आपने, देखो ये देखो डायरेक्टर को जो फर्निश करते हैं ना, ये यही वाला यहाँ पे नीचे बात किया है, जब डायरेक्टर को फर्निश हो गया ना, ये डायरेक्टर को फर्निश, तो डायरेक्टर चाहे तो क्या कर सकता है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मतलब बोल सकता है रिपोर्टिंग एंटिटी हमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुमने जो भेजा है ना हमें वो क्लियर नहीं है भाई, तो हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दो, तो दैट सेक्शन इंपावर्स द डायरेक्टर, किसको दे रहा है, डायरेक्टर, जो हमने ऊपर देखा जो डायरेक्टर को फर्निश कर रहे हैं, टू कॉल फॉर एनी और रिकॉर्ड्स एनी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्टिंग एंटिटी से मांग सकता है, ठीक है।
डायरेक्टर मे कॉल, चाहे तो देखो डायरेक्टर सेटिस्फाई हो गया तो क्यों मांगेगा, बट डायरेक्टर चाहे तो रिकॉर्ड जो भी 11, 8, 12 में देखा हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है किससे, किससे मांग सकता है, रिपोर्टिंग एंटिटी से। और ये सारा क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना होगा हमें, ठीक है। अब देखो एक नया सेक्शन आया यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, एक सेकेंड, चलो अब हम देखते हैं इनहांस ड्यू डिलीजेंस। तो ये ड्यू डिलीजेंस क्या होता है, सर आपने देखा होगा ड्यू डिलीजेंस के बारे में, आपने ऑडिट में सब पढ़ा भी होगा। तो ड्यू डिलीजेंस क्या होता है, बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजेक्शन हम उस चीज़ को एनालिसिस करते हैं। मतलब आज हमें पता चल जाए कि मान लो मिस्टर बी है और ए एंड सी किसी कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, इन्होंने ऑफर दिया मिस्टर बी को, आ जाओ भाई हमारे पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर हमें ज्वाइन कर लो। इसने बोला यार अच्छा ऑफर लग रहा है, ज्वाइन करते हैं, बट बिफोर ज्वाइन दिस फर्म ये क्या करेगा, ड्यू डिलीजेंस करेगा। ये देखेगा कि कंपनी में पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप का रेशियो क्या है, गुडविल कैसे मिलेगा, पार्टनर में कुछ KMP लोग है कि मेरे पर्सनल लोग है या नहीं है, मतलब कंपनी में कस्टमर बेस है या नहीं है पार्टनरशिप फर्म में, क्या ऐसा नहीं है पार्टनरशिप फर्म अच्छा खासा लॉस में जा रही है, इन्होंने बुला ली ये भी लॉस में फंस जाए। तो ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन किसी चीज़ में इंटर करने से पहले हम क्या करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं। हम भी अपने लाइफ में ड्यू डिलिजेंस करते हैं, ठीक है, CA आने से पहले ड्यू डिलिजेंस करते हैं कि यार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो अब क्या बोला, इनहांस ड्यू डिलिजेंस, मतलब ड्यू डिलिजेंस को बढ़ावा दिया गया किस चीज़ के लिए, एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल प्रायर टू कमिटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, मतलब बोला जो भी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन हो गए ना उससे पहले क्या करो, रिपोर्टिंग एंटिटी तुम ड्यू डिलिजेंस फॉलो करो, तुम क्या हो जाओ, तुम थोड़ा सतर्क हो जाओ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस करने से पहले। सर आप बात करोगे सर क्या क्या होता है स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करके जाना है सर। मेरे को लग रहा था ये दिसंबर 21 में इसके जलवे दिखेंगे मिलेंगे स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन देखने को, बट नहीं मिला, बट मई में आ सकता है ये स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन। 9 नंबर का पेपर आता है, 3-3 करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, 3 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के। सर स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले समझो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन होते क्या है। देखो एनी विड्रॉ और डिपॉजिट इन कैश एक्सीडिंग सच अमाउंट, मतलब ये बैंक है, ये राम आया, इसने क्या किया, डिपॉजिट किया। सर मान लो कितना डिपॉजिट किया, 1000 रुपया, बहुत अमाउंट हो गया क्या, नहीं बहुत अमाउंट नहीं है, मान लो 1000 नहीं 1000 लाख रुपया था, तो भैया एक्सीडिंग सच अमाउंट, मतलब ये सच अमाउंट कहाँ है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर रूल्स में नहीं पढ़ने अभी, ठीक है। तो सिंपल याद रखना स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन क्या होता है, मान लो विड्रॉल, मान लो डिपॉजिट किया, या मान लो क्या किया, विड्रॉ निकाला पैसा, कितना निकाला, 50 करोड़ रुपये निकाला कैश में, एग्जाम्पल है। तो कुछ भी ऐसा आपको एक्सेस दिख रहा है ना, क्या डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों कुछ भी एक्सेस वे में, सर 10 रुपया नहीं यार, 1000 नहीं यार, 1 लाख ठीक है चलेगा, बट आप ऐसा लिखो कहीं पे क्लियर नहीं हो ना अमाउंट, कुछ भी आपको लग रहा है ना, अपना एनालिसिस करना है, हाँ ये एक्सेस लग रहा है ना। अब 2 एग्जाम क्वेश्चन में 1000 रुपया, यार 1000 एक्सेस नहीं होता है, मान लो 10 लाख रुपए देता, हाँ तो आप लिख सकते हो कि एनी विड्रॉ डिपॉजिट इन कैश एक्सीडिंग सच अमाउंट। तो सच अमाउंट क्या लिखा, सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब क्या होता है, रूल्स में बातें नहीं है इसमें, ठीक है। और क्या बोला, क्या क्या होता है स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, एनी ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीडिंग सच अमाउंट। फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हो, ये बैंक है, इसने बोला मिस्टर राम ने ट्रांसफर करने हैं क्या, मान लो डॉलर $50,000, तो हो सकता है $50,000 एक्सीडिंग अमाउंट ऐसा अमाउंट है जो फॉरेन एक्सचेंज में हाई अमाउंट वैल्यू दिखा रहा है, मान लो $50 लाख निकाल रहा है, तो भाई है ना एक्सीडिंग। अब मान लो $5,000, आपको खुद लग रहा है $5,000 नहीं हो सकता ऐसा, बट अब लॉ पूरा लिख के आओगे कि क्या क्या, पहला कोई भी विड्रॉ और डिपॉजिट दोनों कैश में, क्या दूसरा फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है, एक्सीडिंग सच अमाउंट एक्सीडिंग सच, अभी सच अमाउंट है ना प्रिस्क्राइब होगा बाद में। और क्या बोला, एनी हाई वैल्यू ऑफ इंपोर्ट और रिमिटेंस, मतलब देखो ये मान लो ये पर्सन है, इसने क्या किया, फ्रांस से क्या किया, कुछ क्या मंगाया, टेबल मंगाए, ठीक है। अब टेबल मंगाए तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट वैल्यू का पैसा पे करना पड़ेगा। इंपोर्ट वैल्यू देखो, ड्यूटी अलग होता है, ड्यूटी टैक्सेस टाइम में होता है, इंपोर्ट वैल्यू का उसका प्राइस। मान लो टेबल मंगाए, एक टेबल का दाम था यहाँ पे 10 लाख रुपया। सर एक चीज़ समझ लो, ये जानबूझ के टेबल के भाव में कुछ और पैसे मंगा रहा है बाहर से, इंपोर्ट कर रहा है, और बाहर में क्या कर रहा है, पैसे भेज रहा है। टेबल तो बस जरिया है इंपोर्ट करने का, 10 लाख का टेबल होता है कहीं इंपोर्ट करके आने का, चलो एक्सेप्शन के होता है, बस 10 लाख का टेबल, मान लो इसने 10 टेबल मंगाए और हो गया 1 करोड़ रुपया, तो इसको तो बस इस मान लो यहाँ कोई पर्सन था, इसको तो 1 करोड़ रुपया भेजना था, इसने बस टेबल का बहाना बना के बोल दिया टेबल का वैल्यू 1 करोड़ है, इसने भेज दिया यहाँ पे 1 करोड़ रुपया। तो कुछ भी क्या हो रहा है, एक्सेस वे में, या भी कोई ट्रांजेक्शन हाई वैल्यू इंपोर्ट हो रहा है, हाई वैल्यू इंपोर्ट हो रहा है,
तो सरकार को क्या लग रहा है, गलत लग रहा है यहाँ पे, तो बोला यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग होने का चांसेस ज़्यादा है, ये तो जरिया था घुमाने का टेबल। तो कुछ भी इंपोर्ट हो रहा है हाई वैल्यू का, कुछ भी फॉरेन एक्सचेंज में डील हो रहा है हाई वैल्यू का एक्सीडिंग सच अमाउंट, या कुछ भी डिपॉजिट या विड्रॉइंग कैश हो रहा है, ये सब क्या होता है, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस होता है। इसमें बोलते हैं सच अदर ट्रांजेक्शंस, जो भी इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू क्या सरकार के घाटे में जा रहा है, और जैसे चांस ऑफ हाई मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मतलब जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हाई होने के चांसेस हैं, यहाँ पे सच अदर में कुछ भी आ सकता है। क्रिमिनल का पैसा है, क्राइम का पैसा है, मर्डर का पैसा, ये सब हो गया ट्रांजेक्शंस में आ रहे हैं, तो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस में आ गया। तो 3 याद रखना, डिपॉजिट इन कैश, विड्रॉ इन कैश, दूसरा क्या था फॉरेन एक्सचेंज में, तीसरा क्या था हाई वैल्यू इंपोर्ट्स और रिमिटेंस, ठीक है। तो ये सब होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस क्या करना है, रिपोर्टिंग डेट को हाई करना है, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन हमने देख लिया 3 पॉइंट, ठीक है। अब ड्यू डेज में क्या होगा, हमें आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट वेरीफाई करना है। सर आइडेंटिटी ऊपर ही तो करते थे, हाँ वही सेम चीज़ है, सेम चीज़ नीचे बोल रहा है, अंडरटेक सच, जब लेकिन यहाँ पे बोला जब स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन हो, वहाँ पे जब क्लाइंट आ रहा होता है, यहाँ पे क्या क्लाइंट आ चुका और वो क्लाइंट क्या कर रहा है, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस कर रहा है, फिर क्या करो, फिर भी ड्यू डेज करो, फिर भी आइडेंटिटी करो, कि हो सकता है जब हमने आइडेंटिटी किया उसमें गलत हो गया, अब स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन कर रहा है, अब भाई ये पकड़ सकते हैं इसको और अच्छे से। तो वहाँ पे एंट्री नॉर्म्स था क्लाइंट का वेरीफाई करना है। यहाँ पे क्या, जब ये ट्रांजेक्शंस करता नहीं है 3 वाले, तब क्या करो, फिर से क्या करो, ड्यू डिलिजेंस करो, क्लाइंट का आइडेंटिटी वेरीफाई करो। कैसे, आधार ऑथेंटिकेशन करके कर सकता है, या एज सच कंडीशन एज मे प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब हो, मतलब याद है ना, आधार ऑथेंटिकेशन से क्या कर सकते हैं, इसका ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकते हैं। और क्या बोल रहा है, टू टेक, ये कौन कर रहा है, ये सब रिपोर्टिंग एंटिटी करी, इनको भी ड्यू डिलिजेंस करने का हक दे दिया गया, टू टेक एडिशनल स्टेप्स टू एग्जामिन द ओनरशिप एंड फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब देखो बैंकिंग कंपनी है, ये मिस्टर राम है, राम ने बोला कि सर हमने ना, हमें 10 करोड़ का इम्पोर्ट वैल्यू पे करना है। तो बैंकिंग कंपनी को लगा यार 10 करोड़, ये तो बोलता था कि छोटे फर्म में काम करता है, ये 10 करोड़ का इम्पोर्ट करके वैल्यू पे कर रहा है, तो चेक करो उसका सोर्सेज ऑफ फंड, कि इसका चेक करो इसके फंड कहाँ से आ रहे, तो कहाँ से पता चलेगा, इसका ITR से पता चलेगा, इसके बैंक स्टेटमेंट से पता करेगा। तो ये सब भी ड्यू डिलिजेंस करने के बोल रहा है। उसका ओनरशिप चेक करो, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करो, भाई ये 10 करोड़ का इंपोर्ट वैल्यू पे कर रहा है, ये इसने तो अपने आइडेंटिफिकेशन जब हमने किया था इसने बोला था ये तो एक छोटे बिजनेस मतलब छोटे CA फॉर्म में ये काम करता है, और 10 करोड़ कहाँ से देगा ये। तो उसके ITR चेक करो, ITR में दिखा रखा है इसने 3.5 लाख की इनकम, और 10 करोड़ रुपया बोल रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहा है, इंपोर्ट पे कर रहा है, गड़बड़ लग रहा है भाई, दया पता लगाओ। और क्या बोला, टू टेक एडिशनल स्टेप, जो भी तुम्हें एडिशनल स्टेप्स और लग रहे हैं रिपोर्टिंग डेटी, जो भी तुम क्या टू रिकॉर्ड द पर्पस बिहाइंड कंडक्टिंग स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस, ये भी क्या करो चेक कर सकते हो, जो भी तुम्हें एडिशनल स्टेप्स लेने हैं, इंक्वायरी कर लो, इन्वेस्टिगेशन कर लो, मान लो यहाँ पे क्लियर नहीं है बट हाँ एडिशनल स्टेप्स भी ले सकते हो तुम रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है। अब क्या बोला है, अब मान लो मिस्टर राम को बोला रिपोर्टिंग एंटिटी ने अपनी ITR दिखाओ, हमें तुम्हारे सोर्सेज ऑफ फंड देखना है। अब उस राम ने क्या बोला, राम ने बोला हम नहीं दिखाएंगे। तो भैया जो भी तुम फुलफिल नहीं कर पा रहे हो ना, कौन, क्लाइंट कौन, राम तुम फेल हो गए ना उस फुलफिल करने से, तो भैया द रिपोर्टिंग एंटिटी शैल नॉट अलाउ, नहीं करेगा अलाउड स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, बोलेगा भैया हमको 10 करोड़ पे करना है, बैंकिंग बोलेगा नहीं करेंगे, तुमने हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया ना, ठीक है। इसमें वेयर एनी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन सीरीज ऑफ स्पेसिफाइड अंडरटेकन बाय क्लाइंट। अब मान लो क्लाइंट ने क्या किया, कर लिया, क्लाइंट ने ट्रांजेक्शंस कर लिया, ठीक है। अब क्या उसको रोक लेंगे, नहीं, अब तो हो चुका, होने के बाद तो रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करेगी ना, शैल इंक्रीज द फ्यूचर मॉनिटरिंग। अब रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करेगी, दूरबीन लेकर बैठ जाएगी उसके पीछे। देखो एक तो करने से रोको, करने से रोकने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करो और उसका सोर्स ऑफ फंड पता लगाओ, बट उसने जब कर लिया तो भाई उस पर मॉनिटरिंग हाई कर दो। ये नहीं बोलते धक्का मार निकाल दें, नहीं, मॉनिटरिंग हाई कर दो फिर। और ग्रेटर सिक्योरिटी स्क्रूटनी जो करना है, सॉरी स्क्रूटनी मतलब क्या हुआ, और डॉक्यूमेंट्स मंगा के उसका हाई स्क्रूटनी कर दो, एनालिसिस डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड सब चेक करना चालू कर दो, क्योंकि स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस में ज़्यादा चांसेस है मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व होने के। तो करने से पहले रोको, कर लिया तो स्क्रूटनी और क्या करो, मॉनिटरिंग हाई कर दो। कौन, रिपोर्टिंग एंटिटी। कितने साल के लिए, 5 साल यहाँ भी बोला, ठीक है। जब भी ट्रांजेक्शन हो, सिंपल ड्यू डिलिजेंस का इन्फॉर्मेशन जो भी होगा 5 साल के लिए मेंटेन करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है पावर ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन। सब पावर डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन मतलब देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ डायरेक्टर। सर ये कौन सा डायरेक्टर, ये कौन सा डायरेक्टर, सर एक पर हमने डिप्टी डायरेक्टर जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर होता है, मतलब वो वाले जो अटैचमेंट करते हैं उनकी पावर्स नहीं, यहाँ कौन से पावर, सेक्शन 12 वाली जो रिपोर्टिंग एंटिटी है ना, रिपोर्टिंग एंटिटी फर्निश करती है किसको, डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन, जो ट्रांजेक्शन वाले होते हैं और FIU वाले होते हैं वो वाले, तो ये वाला डायरेक्टर के पास पावर है। देखो ये जो ट्रांजेक्शन फर्निश करती है ना डायरेक्टर को रिपोर्टिंग एंटिटी, इस डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हर जगह डायरेक्टर अलग अलग है, ठीक है।
तो यहाँ पे इस डायरेक्टर की बात है, क्या क्या डायरेक्टर पर पावर है। डायरेक्टर में इंक्वायरी और कॉज इंक्वायरी टू बी मेड, देखो क्या बोला है, डायरेक्टर को क्या देना था रिपोर्टिंग एंटिटी को, रिपोर्टिंग डायरेक्टर क्या देना था, इन्फॉर्मेशन देना था। डायरेक्टर क्या कर सकता है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मतलब और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, 12A में हमने देखा था। अब मान लो जब डायरेक्टर ने बोला कि रिपोर्टिंग एंटिटी हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिपोर्टिंग एंटिटी बोले हम तुम्हें नहीं देंगे, तो डायरेक्टर क्या कर सकता है, ऑन हिज ओन मोशन, ये ऑन हिज ओन मोशन क्या कर सकता है, उस पर इंक्वायरी कर सकता है, क्या कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है। तो ये पहला पावर डायरेक्टर, क्या करना, इंक्वायरी करना। डायरेक्टर चाहे तो इंक्वायरी कर सकता है, कैसे कैसे, ये खुद से कर सकता है, या मान लो कोई भी एप्लीकेशन फाइल किया, किसने एप्लीकेशन फाइल किया, कोई अथॉरिटी, मतलब सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, उसने एप्लीकेशन फाइल किया डायरेक्टर को, ये डायरेक्टर तुम एक काम करो, तुम इंक्वायरी करो किसका, कोटक कोई रिपोर्टिंग एंटिटी है, बैंक है, उसकी इंक्वायरी करो। तो डायरेक्टर खुद भी जा सकता है, कब, जब तुमने कोटक ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, डायरेक्टर ने मांगा था। डायरेक्टर तब भी जा सकता है जब कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बोल दे कि जाओ उस कोटक बैंक का इंक्वायरी करके, इंक्वायरी का पावर दे रहा है यहाँ पे, या कोई पर्सन बोले कि सर इसका इंक्वायरी करिए, कोई ऑफिसर बोले तो इंक्वायरी करिए, तो डायरेक्टर यहाँ जा सकता है, ठीक है। सब में ऑब्लिगेशन नहीं है डायरेक्टर का, डायरेक्टर अपने डीट है भाई, जरूरी नहीं है उसने बोला तो वो जाएगा ही जाएगा, डायरेक्टर सोचेगा, इफ नेसेसरी है तब जाएगा। दो पावर दिए, क्या क्या पावर दिया, पहला पावर दिया इंक्वायरी करने का, दूसरा पावर दिया डायरेक्टर बोल सकता है कि तुम अपने रिकॉर्ड्स ऑडिट कराओ। कौन करेगा रिकॉर्ड ऑडिट्स, रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब कोटक को बोलेगा डायरेक्टर कि भैया तुम अपने रिकॉर्ड्स क्या करो, ऑडिट करवाओ, ठीक है। एक एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी करने के बाद या एनी प्रोसीडिंग जो भी हुआ, डायरेक्टर हैव रिगार्ड टू द कॉम्प्लेक्सिटी लगा, कुछ भी लगा तो ऑडिटेड बाय अकाउंटेंट, पैनल अकाउंटेंट मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। लेकिन याद ये एमसीक्यू याद रखना, जो भी एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस वो सीजी बॉन्ड करेगा, ठीक है। ये एमसीक्यू याद रखना आ सकता है कि जो भी ऑडिट करवा, देखो दो पावर डायरेक्टर को, एक तो इंक्वायरी करना, इंक्वायरी खुद कर सकता है, या भी कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको एप्लीकेशन देके बोल सकता है इंक्वायरी करवाओ। दूसरा क्या बोला, डायरेक्टर बोल सकता है कि रिपोर्टिंग टीम तुमने हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम इंक्वायरी पता चला कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, एक काम करो तुम अपने अकाउंट्स क्या करो, ऑडिट करवाओ चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अब ये जो ऑडिटर खर्चा है वो कौन बियर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब बोल रहा है कि कुछ नॉन कंप्लायंस हो, इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द ऑब्लिगेशन अंडर दिस चैप्टर बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड द अदर्स, मतलब बोला कि डायरेक्टर ने बोला रिपोर्टिंग एंटिटी को तुम क्या करवाओ, तुम डायरेक्टर क्या बोला, तुम हमें इन्फॉर्मेशन दो, रिपोर्टिंग एंटिटी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, डायरेक्टर ने क्या किया, पावर है इंक्वायरी करने का और ऑडिट करवाने का। ऑडिट करने आए, रिपोर्टिंग एंटिटी ने क्या किया, ऑडिटर को थप्पड़ मार दिया। अब भैया तुम क्या कर रहे हो, तुम भैया नॉन कंप्लायंस पे नॉन कंप्लायंस करो रिपोर्टिंग एंटिटी, इफ द डायरेक्टर ड्यूरिंग इंक्वायरी फाइंड दैट रिपोर्टिंग एंटिटी इट्स डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद ऑब्लिगेशन, मतलब ना इंक्वायरी में मदद कर रहा है डायरेक्टर के, ना ऑडिट में मदद कर रहा है, तो भाई ऑब्लिगेशन तुम फेल कर रहे हो ना। या मान लो तुमने क्या किया, तुमने 5 साल तक कोई ट्रांजेक्शन मेंटेन नहीं किया, ऊपर वाले जो लिखा हुआ था 5 साल तक मेंटेन करें, या तुमने आइडेंटिफिकेशन मेंटेन नहीं, कोई भी ऊपर वाले पॉइंट्स जो भी गलती किया, रिपोर्टिंग सिंपल बात, रिपोर्टिंग ने गलती किया ना, तो डायरेक्टर क्या कर सकता है, उस पर क्या करता है, कुछ फाइन पेनल्टीज कुछ भी लगा सकता है। क्या क्या देखेंगे हम, सबसे पहले बोलेगा डायरेक्टर बोला रिपोर्टिंग को, भाई तुम्हें एक वार्निंग इशू कर रहा है, सुधर जाओ। लॉ में लिखा है कि तुम्हें 5 साल मेंटेन करो, ट्रांजेक्शन मेंटेन करो, हमने तुम्हें इंक्वायरी का बोला, तुम हमें इंक्वायरी में मदद नहीं करो, इंक्वायरी मदद करो। एक तो नॉन कंप्लायंस, हमने तुमसे एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मांगा, तुम हमें एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हो, मदद करो, तो एक वार्निंग देकर समझाएगा, डायरेक्ट नहीं ठोकेगा बंदूक लेके। दूसरा क्या बोला, डायरेक्ट सच रिपोर्टिंग एंटिटी, अब डायरेक्टर प्यार से बोलेगा, देखो हम फिर से बता रहे हैं हमें ऐसा ऐसा चाहिए, पहले डायरेक्टर बोलेगा एक वार्निंग लेटर देगा, फिर क्या बोलेगा, डायरेक्टर बोलेगा देखो प्यार से बता रहे हैं हमें ये डॉक्यूमेंट दे दो, बोर्ड वाले मेंबर को बता रहे हैं हमें ये चाहिए, एम्प्लॉय को हमें ये चाहिए, तो एक है ना डायरेक्ट कर सकता है, हमें देखो हमें फिर से बता रहा हूँ मैं, फिर से हमें ये सब दे दो, ठीक है, डायरेक्ट कर सकता है। तीसरा क्या बोल रहा है, देखो डायरेक्ट सच रिपोर्टिंग एंटिटी और डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, अब क्या बोल रहा है, देखो पहले तो बस मांगा था इन्फॉर्मेशन, अब बोला क्या, तो हमें टाइम टू टाइम क्या दो, रिपोर्ट दो, तुमने सही से काम करके एक इंटरवल पीरियड पे रिपोर्ट दो, देखो सच इंटरवल मतलब बोल दिया कि एक वीकली रिपोर्ट हमें चाहिए या मंथली रिपोर्ट चाहिए, याद रखना, इंटरवल सेंड रिपोर्ट्स एट सच इंटरवल, आ सकता है क्वेश्चन, आया भी है। तो क्या क्या डायरेक्टर पास पावर है, पहले एक वार्निंग देने का, दूसरा क्या देना, दूसरा बोला डायरेक्ट करिए, डायरेक्टर फिर से बताएगा देखो ऐसे ऐसे चाहिए, डायरेक्टर एक काम करो, मिस्टर ए का क्या करो ऐसे 2 डॉक्यूमेंट्स, मिस्टर बी का हमें ऐसे 2 डॉक्यूमेंट्स, डायरेक्ट कर सकता है बोर्ड मेंबर या मान लो कंपनी को, रिपोर्टिंग एंटिटी को। तीसरा क्या बोला, डायरेक्टर बोलते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी को हमें ना 6-6 महीने पे, मान लो 5-5 दिन पे, 6-6 दिन पे हमें क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए तुमसे, इंटरवल पे हर रिपोर्ट, शॉर्ट इंटरवल पे हमें क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। चौथा क्या बोलेगा, तुम सुधर नहीं रहो भाई, हम तुम्हें क्या करेंगे, मॉनेटरी पेनल्टी लगाएंगे। कितनी मॉनेटरी पेनल्टी है, देखो 10,000 से लेके 1 लाख, सर इंपॉर्टेंट है,
किस पे लग रहा है ये मॉनिटरी लिमिट? जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, नहीं, रिपोर्टिंग एंटिटी पे लग रहा है मॉनिटरी लिमिट, ना कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग की पेनल्टी ऊपर दी गई थी 3 साल से 7 साल, ड्रग्स वाले में 3 साल 10 साल। ये किस पे लग रहा है? रिपोर्टिंग एंटिटी जिसने क्या किया, 11 सेक्शन 12 में कंप्लाई नहीं किया, ऑब्लिगेशन डायरेक्टर का सपोर्ट नहीं किया, तो इस पे लग रहा है 10,000 से लेकर 1 लाख तक। सही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट बोला वो फाइन पेनल्टी करना। तो यही चीज़ बोला है कि राइटिंग इशू करेगा, डायरेक्टर कंप्लाई इस पे पीरियोडिकल रिपोर्ट देगा, मान लो 7 डेज पे 10,000 से लेकर 1 लाख तक फेलियर है। किसको लगेगा? रिपोर्टिंग एंटिटी को। ठीक है। कॉपी ऑफ ऑर्डर, डायरेक्टर क्या करेगा? ऑर्डर फॉरवर्ड कर देगा हर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है। ये क्या बोल रहा है? एक्ट गिव्स इम्यूनिटी टू रिपोर्टिंग एंटिटी। देखो अब डायरेक्टर है ना, उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकता। देखो डायरेक्टर पेनल्टी लगा सकता है 10,000 से 20,000, 10,000 से 1 लाख तक, बट डायरेक्टर ये नहीं बोल सकता कि हम तुम्हें कोर्ट कचहरी में खींच के ले जाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। नो सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। किस पे? रिपोर्टिंग एंटिटी पे। मतलब ये नहीं बोल सकता चलो तुम्हें कोर्ट, तुमने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हम तुम्हें चलो कोर्ट में ले जाएंगे तुम्हें उठा के। नहीं, ये नहीं हो सकता भाई। रिपोर्टिंग एंटिटी ने इतना बड़ा क्राइम नहीं किया, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया है, मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ ऑब्लिगेशन नहीं फॉलो किए हैं, तो इतना बड़ा तो नहीं कर सकते, उसे कोर्ट कचहरी में ले जाओगे। ठीक है। ठीक है, यहां तक हुआ हमारा मेन मनी लॉन्ड्रिंग हुआ खत्म। अब कुछ हम पढ़ेंगे अपील के प्रोविजन मनी लॉन्ड्रिंग में। ठीक है, चलो चलो अब हमारा क्या देखने वाला है, हम देख रहे हैं अपील प्रोविजन। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में ना अपील प्रोविजन कैसे वर्क करता है। देखो सबसे ऊपर सबसे नीचे क्या होता है? एडजुडिंग अथॉरिटी, जहाँ पे क्या जाता है, डायरेक्टर जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, उसके ऊपर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 30 डेज में एप्लीकेशन की जाती है, सर देखो कंफर्म करो प्रोविजनल अटैचमेंट या रिजेक्ट करो। ये क्या करता है? कंफर्म रिजेक्ट करता है। इसके ऊपर कौन होता है? अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है। इसके ऊपर कौन होता है? स्पेशल कोर्ट। इसके ऊपर कौन होता है? हाई कोर्ट। सर याद रखना, यहाँ पे हाई कोर्ट में ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दोनों बेसिस जा सकता है, आगे हम देखेंगे। चलो दिखाता हूँ एक एक करके। डेफिनेशन दे दिया कि डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर से असिस्टेंट डायरेक्टर रखना। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर ने प्रोविजनल अटैचमेंट किया ना, तो ये बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर होता है। ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? ऊपर वाले लोग होते हैं। परफेक्ट एग्जांपल बता रहा हूँ आराम से। अब आराम से इस मेन चीज़ पर अब आते हैं। सर याद रखना एमसीक्यू के लिए, अपीलेट ट्राइब्यूनल कौन सा अपीलेट ट्राइब्यूनल? कि जो अपीलेट ट्राइब्यूनल कैसा हो, अंडर एज पर कॉन्स्टिट्यूट हुआ हो अंडर स्मगलर्स फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स। सर याद रखना SFEM। SFM पढ़ते हो ना, SFM जैसे SFM जैसे क्या हो? कॉन्स्टिट्यूट हो, क्या कॉन्स्टिट्यूट हो। सर एमसीक्यू के लिए जहाँ मैं एमसीक्यू लिखूंगा वहाँ पे याद रखना कैसा अपीलेट ट्राइब्यूनल मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होता है, किस एक्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट होता है। सर SFEM मतलब स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स। ये देखो याद रखना नहीं, याद रखना चाहिए। SFEM करके कुछ आया तो हाँ एमसीक्यू में आता है, यहाँ से एमसीक्यू में आ सकता है। अब देखो अब मैं पढ़ाता हूँ मेन। अब इस चैप्टर आया मेन, ये डायग्राम, इसको मैं क्या करता हूँ आराम से समझाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे समझा दूँगा, वही डायग्राम में समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टर ने पूरा समझा दूंगा। ठीक है, प्रोविजनली अटैच किया। सब में पता है प्रोविजनल अटैच क्या होता है? जब डायरेक्टर को रीजन टू बिलीव हो, रिटर्न में लिख के जाए कि किस जो पर्सन है उसके पास क्या हो, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो या प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी क्या करता है? प्रोविजनली अटैच करता है। यहाँ से जब प्रोविजनल अटैच हुआ, यहाँ से 30 दिन में 30 डेज में ए को क्या करेगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या देगा? कंप्लेंट फाइल करेगा। कौन कंप्लेंट फाइल करेगा? ये डायरेक्टर, कि सर इस मिस्टर राम के पास कुछ पैसा या प्रॉपर्टी है जो मनी लॉन्ड्रिंग का है। जब ए पास आ जाएगा तो ए बोलेगा राम तुम्हारे पास 30 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट्स, सोर्स ऑफ इनकम सब कलेक्ट करो। परफेक्ट, कलेक्ट करो। यहां पे 30 दिन का कलेक्ट कर लो। ठीक है, सुनते जाओ। ठीक है, 30 दिन का कलेक्ट करो। अब मान लो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया राम ने। यहां पे क्या हुआ? ए ने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? कि कंफर्म करो प्रोविजनल अटैचमेंट। मतलब क्या बोला ए ने? कि भाई डायरेक्टर तुमने सही बोला, ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है, हम तुम्हारे प्रोविजनल अटैच को क्या कर रहे हैं? कंफर्म कर रहे हैं। सही याद रखना, क्वेश्चन आता है कौन कंफर्म करता है प्रोविजनल अटैचमेंट? ए करता है। ठीक है, अब ये जो कंफर्म हो गया ना, मिस्टर राम बोला यार ये डायरेक्टर और ए मिलकर मेरे को फंसा रहे हैं। हाँ, डायरेक्टर ए मिलकर मेरे को फंसा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ कंप्लेन करने तुम लोगों के खिलाफ। कहाँ कंप्लेन कर सकता है राम? सर ट्राइब्यूनल के पास। राम चला गया कहाँ? ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास कंप्लेन करने। ठीक है, तो यही चीज़ पढ़ना। देखो अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल मे बी प्रेफर्ड बाय, ये देखो। ठीक है, इन लोगों के द्वारा क्या होगा? ऑर्डर के खिलाफ ए के खिलाफ अपील जा सकता है। मतलब पहले देखो ये पढ़ना, एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर ऑफ मेड बाय ए। मतलब
ये जो राम था ना, ये एग्रीड हो गया किसके ऑर्डर से, ए ने जो कंफर्म किया ना, तो मतलब मिस्टर राम जा रहा है अपीलेट ट्राइब्यूनल पास। और कौन जा सकता है, डायरेक्टर। मतलब अब राम ने ए को दिया, ये लो सर 50 लाख अब रखो, ए ने बोल दिया कंफर्म नहीं, रिजेक्ट करो भाई, मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं। अब ये डायरेक्टर बोल रहा है, ये तो ए मिल गया। अब ये डायरेक्टर भी चाहे तो ए के ऑर्डर के खिलाफ अपीलेट ट्राइब्यूनल पे जा सकता है। तो दो लोग हुए, एक तो पर्सन भी जा सकता है, एग्री पर्सन, और डायरेक्टर भी जा सकता है। डायरेक्टर कब जाएगा, जब ए मिल जाए, ए ने गलत ऑर्डर दे दिया। पर्सन कब जाएगा, जब भाई डायरेक्टर ए दोनों मिले तो ये पर्सन भी जा सकता है। और कौन जा सकता है, एनी रिपोर्टिंग एंटिटी एग्री बाय ऑर्डर डायरेक्टर। सर कौन सा रिपोर्टिंग एंटिटी, हमने सेक्शन 12 में देखा था सर, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब रिपोर्टिंग एंटिटी। मान लो हमने देखा था कि उनका ऑब्लिगेशन क्या होता है, फर्निश टू द डायरेक्टर। अब मान लो फर्निश किया डायरेक्टर के पास, सब कुछ फर्निश किया, तब भी डायरेक्टर क्या बोल रहा है, हम तुम्हें पेनल्टी लगाने वाले हैं। तो रिपोर्टिंग एंटिटी कोटक टाइप की बोलेगी, भाई तुमने फर्निश मांगा, हमने फर्निश किया, तुमने एडिशनल मांगा, हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन तक दिया, फिर पेनल्टी किस बात का। तो रिपोर्टिंग एंटिटी भी चाहे तो सॉरी, रिपोर्टिंग एंटिटी सेक्शन 12 के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन दे दिया, सब कुछ दे दिया, वो भी चाहे तो अपने डायरेक्टर के खिलाफ, उस वाले डायरेक्टर के खिलाफ जो रिपोर्टिंग एंटिटी में डायरेक्टर होता है। देखो ये डायरेक्टर अलग है और ये डायरेक्टर अलग है, ये प्रोविजनल अटैचमेंट करता है, ये डायरेक्टर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन फर्निश करता है रिपोर्टिंग एंटिटी से सॉरी। तो ये लोग सब कहाँ जा सकते हैं, अपीलेट ट्राइब्यूनल पास रोने जा सकते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो 3 लोग जा सकते हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3। कितने दिन में, सर 45 डेज में। सर हमने एनसीएलटी वाले चैप्टर में भी देखा था, कुछ ऐसे करके था, 45 डेज में जाते हैं। हाँ 45 डेज में जा सकते हैं, सॉरी 45 डेज में, परफेक्ट, 45 डेज में जा सकते हैं। कंडोनेशन ऑफ डिले, मतलब कुछ मान लो कुछ सफिशिएंट कॉज हो गया, एक्सपायरी पीरियड हो गया, कोरोना था, एक्सीडेंट हो गया, तो 45 डेज और मिल सकता है। तो नॉर्मल 45 डेज प्लस 45 डेज मिल सकता है, कुछ डिले हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, ठीक है। अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या करता है, ये अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, ए के ऑर्डर को कंफर्म कर दे, बोले कि ए तुमने परफेक्ट ऑर्डर पास किया था, या रिजेक्ट कर दे, भाई ए मिले थे तुम, ठीक है, तो सेट असाइड कर दे, कैंसिल कर दे, ठीक है। तो ये सब कर सकता है, बट ROBH देगा, ओरिजिनल अपॉर्चुनिटी बिंग हर्ट देगा, वो सुनेगा, उसके बाद ऐसा नहीं कि दैट बोल देगा कि हाँ अगले भाई तू ये करना है, ठीक है। तो वो देख के क्या करेगा, ये सब करता है, ठीक है। यहाँ भी ये है, ROBH हर जगह जाएगा, ROBH नॉर्मल लॉ में हर जगह जाता है। कंफर्म, मॉडिफाई, सेट असाइड कर सकता है। और बाद में अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या करेगा, भाई जो पार्टीज अपील थी उसको कॉपी दे देगा, एडजूरिंग ऑथोरिटी कॉपी देगा, डायरेक्टर कॉपी देगा, जिसने अपील किया, डायरेक्टर ने अपील किया, डायरेक्टर कॉपी देगा, ए ने किया ए को, मतलब सब पार्टी को क्या करेगा, सेंड कॉपी कर देगा। तो नॉर्मल हर प्रोविजन यही देखते हैं, ROBH सेंड कॉपी करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, MCQ के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 45 डेज ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या 6 मंथ्स में अपील को क्या करना है, खत्म करना है। मतलब अपीलेट ट्राइब्यूनल तुम्हारे पास 6 महीने की मुहूर्त है सर। और कहाँ कहाँ ये टाइम पड़ा सर, आर्बिट्रेशन में 12 महीने की मुहूर्त थी। और कहाँ पर है सर, हमने NCLT में 3 महीने की मुहूर्त थी, प्लस 90 डेज मिल सकता था, बस उसके लिए रिवीजन रिकॉर्ड करना था राइटिंग में, तो एक रिवीजन भी ज़्यादा चल रहा हो, ठीक है। तो 6 महीने में क्या करना है, अपीलेट ट्राइब्यूनल पास मान लो, अपीलेट ट्राइब्यूनल पास मान लो, अपील गया यहाँ पे, तो यहाँ से 6 मंथ्स का टाइम है तुम्हारे पास, अपीलेट ट्राइब्यूनल जो करना है इसी में कर लेना। तो ये पूरा सीक्वेंस था, याद रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। प्रोसीजर एंड पावर टू अपीलेट ट्राइब्यूनल, सर वही डाइस वाली, सिंपल पहले लिख के ना, हाँ जो सिविल प्रोसीजर वाली पावर है वही पावर लगेगी, ठीक है। कौन सी, डाइस वाली, ठीक है। समन, ई फॉर क्या होता है, एग्जामिन ऑन ओथ वाला समन करना, डी फॉर क्या हुआ, डिस्कवरी करना, आई फॉर क्या हुआ, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सी फॉर क्या हुआ, कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पे रिव्यू भी कर सकता है डिसीजन अपना अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो ये सब एक रीडिंग पार्ट है, ये सब देखो सर क्वेश्चन एग्जाम में कम चांसेस है। पेपर नंबर 4 के लिए, 6D के लिए आ सकता है, तो आपके पास बुक है। तो कभी कभी ना हमें ना स्मार्ट स्टडी करना चाहिए। देखो स्टडी सब करते हैं, बट स्मार्ट स्टडी क्या होता है, देखो 6D के लिए जैसा पढ़ना है आपको एक बार ये रीडिंग मारना है 6D के लिए। पेपर 4 के लिए नॉट सो इंपॉर्टेंट, सही बता रहा हूँ। पेपर 4 के जो मनी लॉन्ड्रिंग था ना सर, ऊपर से जो आया था ना, मोस्टली वहीं से आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, जो हमने अभी तक देखा था 20 पेजेस में। यहाँ पे आ गया तो चांसेस कम है। डाइस वाली पावर याद रखोगे, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, इशूइंग कमीशन, एग्जामिन और नोट, इतना भी लिख के होगा ना, एनी अदर मैटर, सब 5 नंबर है सर, 4 नंबर दे देगा, 3 नंबर दे देगा, और भी मैटर लिख ही दोगे आप, सेट असाइड कर सकता है ये सब, ठीक है। अब देखो डिसीजन टू बी मेड बाय मेजोरिटी, सर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, देखो इफ द मेंबर ऑफ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर्स, देखो क्या पहले पढ़ा देता हूँ आपको, सुनो। मान लो अपीलेट ट्राइब्यूनल पास क्या गया, अपील गया, अपीलेट ट्राइब्यूनल का अपील में मान लो इसके बेंच में क्या थे, 2 मेंबर। अब एक बोल रहा है यस, अदर बोल रहा है नो, किसकी मानेंगे, किसी की नहीं मान, क्योंकि मेजोरिटी बेसिस पर डिसीजन होता है। अब क्या करेगा, अब ये जो मेंबर ए है ना और बी है ना, ये दोनों किसके पास जाएगा, ये जाएगा क्या है, चेयरपर्सन, चेयरमैन के पास जाएगा अपीलेट ट्राइब्यूनल के, ठीक है। दोनों रेफर करेगा। अब ये चेयरमैन क्या करेगा, या तो ये खुद से
डिसीजन देगा या एक और मेंबर अपॉइंट करेगा, ठीक है, मेंबर अपॉइंट करेगा। अब सर मान लो चेयरमैन ने बोला कि एक काम करो, मिस्टर सी भी आ गए। अब सी से पूछा गया कि तुम ए के साथ जाओगे बी के साथ जाओगे, सी बोला हम ए के साथ जाएंगे, फिर ए के पास 2 वोट आ गए, मतलब यस यस, तो डिसीजन होगा यस। ऐसे तो पहले क्या होगा, डिसीजन हमेशा मेजोरिटी पे होगा। अगर मान लो इक्वल मेंबर आ गए, मान लो 2 नहीं 4 मेंबर थे, 2 ने बोला यस, 2 बोले नो, दोनों कहाँ जाएंगे, पहले चेयरमैन पर। चेयरमैन ने खुद से बोल दिया कि जो सपोर्ट दे दिया जिसको यस या नो को, वो जीत गया। बट बोला एक काम करो, हमारे टाइम नहीं, एक और मेंबर अपॉइंट कर देते हैं, वो आपकी डिसीजन सुनेगा। तो एक कुछ भी करके एक मेजोरिटी बेसिस पे लेके आना डिसीजन को। 2 लोग, इवन लोग कभी मेजोरिटी बेसिस पे नहीं आ सकते ज़्यादातर। हाँ 4 में 3 हाँ 1 ना हो गया तो ठीक है, बट 4 में हाँ 2 ना हो गया तो पहले चेयरमैन, फिर चेयरमैन चाहे तो एक और पर्सन अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। तो पहले रेफर करेंगे चेयरमैन पे, हु शैल आइदर हियर टू द पॉइंट खुद से या हिमसेल्फ, और रेफर द केस टू द थर्ड मेंबर को रेफर कर सकता है। सिविल कोर्ट नॉट हैव एनी जुरिस्डिक्शन, सिंपल बात, सिविल कोर्ट हमारे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अंदर जो भी एनसीएलटी या जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए प्रोसीडिंग चल रहे हैं उसमें सिविल कोर्ट नहीं टांग अड़ाएगा। ये हमने वहाँ भी पढ़ा था, स्पेशल कोर्ट में पढ़ा था। स्पेशल कोर्ट जो भी प्रोसीडिंग्स करता है ना, उसमें सिविल कोर्ट अपनी टांग नहीं अड़ाता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन कभी कोई एक बार आ जाता है, सिविल कोर्ट क्या टांग अड़ा सकता है, नहीं अड़ा सकता। नो सिविल कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटर एनी सूट प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विद डायरेक्टर एग्जीक्यूटिंग ऑथोरिटी अपील ट्रिब्यूनल में पावर हैंडल। सिंपल बोला है कि डायरेक्टर ने अटैचमेंट किया तो सिविल कोर्ट, मान लो कोई हाई कोर्ट आए बोले कि भाई तुम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अपील फाइल करो ठीक है, अदरवाइज सिविल कोर्ट खुद से आके इसको इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। अब सेकंड बोला कि मान लो हमें ना अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर पे ही भरोसा नहीं है। मान लो अपीलेट ट्राइब्यूनल ने बोला कि एक सही है, अब ये पर्सन बोला यार अपीलेट ट्राइब्यूनल में मिला हुआ है, तब कहाँ जा सकते हैं। तब देखो अपीलेट ट्राइब्यूनल में मिला हुआ है ना, तब हमारे पास ऑप्शन होता है हाई कोर्ट। मतलब अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से खुश नहीं तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। परफेक्ट। तो द हाई कोर्ट विद जुरिस्डिक्शन विद अग्री पार्टी ऑर्डिनरी डिसाइड, सिंपल बोल रहा है कि तुम खुश नहीं हो ना अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से, तुम हाई कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। तो देखो पर्सन एग्री बाय एनी डिसीजंस ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑर्डर से खुश नहीं हो तो कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। कितने दिन में अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑर्डर यहाँ पे आया तो 60 दिन में जा सकते हैं। सर हमने वहाँ भी एनसीएलटी में ऐसे पढ़ा था 45 दिन प्लस 60 दिन, ठीक है, ठीक है। 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन, जिस दिन ऑर्डर नहीं पास हुआ, जिस दिन ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ, याद रखना कम्युनिकेट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कहाँ हाई कोर्ट पे जा सकते हैं, ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, दोनों बेसिस पे। मोस्टली डीटी हर जगह पढ़ेंगे, ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ जा सकते हैं, बट मनी लॉन्ड्रिंग में ऐसा चीज़ है जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दोनों बेसिस पे हम जा सकते हैं हाई कोर्ट तक। हाई कोर्ट जाना तक यार ना सारे प्रोविजंस लॉ में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे हाई कोर्ट जा सकते हो। बट मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे फैक्ट और लॉ दोनों बेसिस पे क्या सकते हो, हाई कोर्ट पर अपील कर सकते हो। तो यहाँ पे हाई कोर्ट में अपील हम कर सकते हैं, कब, क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो। सर डिले हो सकता है, मान लो कोरोना आ गया, बीच में एक्सीडेंट हो गया, हाँ 60 दिन और डिले हो सकता है, बट नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, मतलब 60 प्लस 60 डेज में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दोनों बेसिस पे। अब सर देखो अब ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गया खत्म। अब नीचे का पार्ट है रीडिंग है, मैं एक रफ रीडिंग मार रहा हूँ, सच बता रहा हूँ रफ रीडिंग मार रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट आएगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, ये से बता दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊँगा डायरेक्ट। स्पेशल कोर्ट क्या हो गया कोर्ट ऑफ सेशन, वहाँ पे जहाँ पे क्रिमिनल वालों को सुना जाता है या मान लो क्रिमिनल वाले को केस देखा जाता है, कोर्ट ऑफ सेशन यही होता है, यही होता था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कंसल्टेंट, ये एमसीक्यू में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस कंसल्टेंट में, इस बार एमसीक्यू में यही आया था, चीफ जस्टिस। मतलब देखो स्पेशल कोर्ट क्या होता है, कोर्ट ऑफ सेशन, जहाँ पे क्रिमिनल वाले चीज़ सुनी जाती है। स्पेशल कोर्ट कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंपावर करता है, बट कैसे बनाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से सुनते हुए बनाता है, मतलब सीजी प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दोनों मिलकर क्या करते हैं, स्पेशल कोर्ट बनाते हैं, ठीक है। परफेक्ट। सेक्शन 40 क्लियरिटी फॉर ऑफेंसेस ट्राइबल्स पे, जो भी यहाँ पे ऑफेंसेस है ये स्पेशल कोर्ट ट्रायल करेगा क्रिमिनल वाले, ठीक है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस क्या होता है, मतलब कब कब स्पेशल कोर्ट सुनेगा, इस स्पेशल कोर्ट कब कब ऑफेंसेस को सुनेगा अंडर सेक्शन 3, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो भी ऑफेंसेस हुए कब कब स्पेशल कोर्ट सुनेगा उसको। तो स्पेशल कोर्ट में अपॉन कंप्लेंट मेड बाई अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी इसमें कंप्लेंट कर रही है, आरबीआई कुछ भी कर रही है, तो उसको लेते देते स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, उसको कॉग्निजेंस लेगा, उसको सुनेगा, फिर क्या करेगा, अपना ऑर्डर पास करेगा, जैसे उसको करना है, इन्वेस्टिगेशन करवाना है, ठीक है। अब सुनते जाओ, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक रफ रीडिंग मार लेना, यार रफ रीडिंग, यहाँ पे रफ रीडिंग चाहिए हमें कि मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होता है स्पेशल कोर्ट में, हमने पढ़ा देखो स्पेशल कोर्ट पढ़ के आया ना सर, तो मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होता है, ये सब होता है, एक रफ रीडिंग, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाँ ये देखो नेचर ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर ऑफेंसेस कैसे होते हैं, देखो कॉग्निजेबल प्लस
नॉन बेलेबल, ये याद रखना, एमसीक्यू में आता है सब। मतलब कॉग्निजेबल मतलब तुम किसी को अरेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी वारंट, ठीक है। और नॉन बेलेबल, भैया बेल भी नहीं होगा, मतलब ये बोले कि भैया 2 करोड़ रुपये ले लो हमें बेल दे दो, नहीं बेल भी नहीं होगा। तो इस एक्ट के अंदर ऑफेंस, मतलब तूने मनी लॉन्ड्रिंग किया है ना, साबित हो गया ना, तो तुम्हें हम अरेस्ट भी कर सकते हैं विदाउट एनी अरेस्ट वारंट। हमें किसी का अप्लीकेशन नहीं चाहिए किसी अरेस्ट करने के लिए, हम विदाउट एनी अरेस्ट वारंट तुम्हें अरेस्ट कर सकते हैं। कॉग्निजेबल मतलब ये होता है। प्लस नॉन बेलेबल, अरेस्ट करके ले जाएंगे तुम्हें बेल भी नहीं देंगे, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। फिर नॉन कॉग्निजेबल, देखो सिंपल बोला, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जहाँ पे हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट वारंट। तो यहाँ पे क्या, ये कॉग्निजेबल है, मतलब विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, जहाँ पे हमें अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए। तो ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कब कब बेल हो सकता है, तो बेल तब तक हो सकता है जब मान लो पहला क्या है, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या बोले कि सर इसको बेल मत दो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज करे कि सर एप्लीकेशन दे, सर अब इसको बेल मत दो, बट कोर्ट ने ये बोला, कोर्ट को ये लग रहा है कि यार इस कोई रीजनेबल ग्राउंड है कोर्ट के पास कि ये पर्सन है ना गिल्टी नहीं था। देखो क्या बोला, पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने क्या किया, अपोज किया, एप्लीकेशन दिया कि बोल सर इसको है ना रिलीज मत करो बेल देके, बट कोर्ट ने बोला यार देखो हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड है कि ये पर्सन है गिल्टी नहीं है। और क्या है, और ये मान लो ये बेल भी ले लिया ना, तो ये कुछ ऑफेंस कमिट नहीं करेगा, तब भी इसको क्या हो सकता है, बेल हो सकता है, जब इस कोर्ट बोले, कोर्ट को लग रहा है तो। और क्या बोला एक्सेप्शन, और क्या बोला, कोई पर्सन 16 साल से कम है, सब 15 साल 364 दिन, 16 साल नहीं, 16 साल हो गया तो बेल नहीं मिलेगा, मतलब 16 साल अंडर द एज ऑफ 16 ईयर बोला है, ठीक है। और वुमेन है, और क्या सिक है, मतलब इसीलिए बोलते हैं ना जब अरेस्ट करने आते हैं ना तो वो बंदा है ना ब्लड प्रेशर की बीमारी का बहाना बनाने लगता है, ये वो हॉस्पिटलाइज होता है क्योंकि वो अरेस्ट करके नहीं जा सकते, क्योंकि एक्सेप्शन है कि यहाँ पे अरेस्ट नहीं कर सकते, अरेस्ट कर दी तो यहाँ पे बेल मिल जाएगा। कौन कौन, 16 साल से कम, वुमेन और सिक पर्सन, इसको क्या हो सकता है, बेल मिल सकता है। लेकिन कब, तब कब इफ स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट। चौथा और भी एक और बोल रहा है इसमें कि कोई पर्सन खुद से या किसी और के साथ मिलकर ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग किया है जिसका अमाउंट 1 करोड़ से कम है, मतलब देखो 4 लोग हो गए, 16 साल से कम, वुमेन, सिक और लेस देन 1 करोड़ का फ्रॉड, ये लोग क्या हो सकते हैं, बेल पे रिहा हो सकते हैं। बट स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट, यहाँ पे इफ स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट, जब स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करे तब, ऐसा नहीं कि बाय डिफॉल्ट ही नहीं, स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करेगा हाँ तो बेल दे सकते हैं इनको। कॉग्निजेंस क्या होता है, सुनना। कब स्पेशल कोर्ट सुनेगा, जब कोई कंप्लेंट फाइल करेगा, कौन, कोई डायरेक्टर कौन सा डायरेक्टर, हमने देखा सेक्शन 4 में प्रोविजनल अटैचमेंट डायरेक्टर, या सेक्शन 12 में वो डायरेक्टर, यहाँ पे डायरेक्टर वास्ट है। या कोई भी ऐसा ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिटर्न, मान लो जीएसटी डिपार्टमेंट कोई ऑफिसर रिटर्न दे दे कि सर इसने मनी लॉन्ड्रिंग कुछ पैसा लिया हुआ है, तो ये सब कॉग्निजेंस है। मतलब कब स्पेशल कोर्ट सुनेगा कब, जब कोई डायरेक्टर कंप्लेंट फाइल करे स्पेशल कोर्ट पे, और कब, जब कोई सीजी का आदमी बंदा उसको क्या करे, एप्लीकेशन लिख के दे। इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर कब इन्वेस्टिगेट करेगा, सेल इन्वेस्टिगेट इनटू ऑफेंस अंडर ओनली कब, जब सीजी ऑथराइज करेगा। पुलिस ऑफिसर को जल्दी पावर नहीं मिलता, बट सीजी जब ऑथराइज करेगा बाई जनरल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर क्या होता है, बोलेगा मिस्टर राम तुम ही जाकर वो काम करोगे इन्वेस्टिगेशन का। और जनरल ऑर्डर क्या बोलेगा भाई तुम में जो भी चले जाओ इन्वेस्टिगेशन करके आओ। तो स्पेशल ऑर्डर को एक नाम लिख के देगा, जनरल ऑर्डर में एक स्पेसिफिक जनरल ऑर्डर निकाल देगा, कोई भी जाके इन्वेस्टिगेशन करके आ जाओ। बट पुलिस ऑफिसर कब जाएगा, जब सीजी ऑथराइज करता है। पुलिस ऑफिसर का पावर कम होता है, डायरेक्टर पावर ज़्यादा होता है। तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर कम क्यों होता है, क्योंकि सीजी उसको ऑथराइज स्पेशली करता है या जनरल ऑर्डर में करता है, ठीक है। चलो अब छोटे प्रोविजन बचे हैं, इसको खत्म करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। चलो इसमें याद रखना डेफिनेशंस बोला गया, देखो हर जगह कितनी छोटी छोटी बातें लिखी मनी लॉन्ड्रिंग में, तो मनी लॉन्ड्रिंग को इतना उड़ा के मत पढ़ना यार, आराम से पढ़ना, बहुत बारीकी से। सर 10 नंबर यहाँ पे 4 में, 25 नंबर वहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट रखता है चैप्टर, डायरेक्टर जितना इंपॉर्टेंट देना इसको। अब क्या बोला, ऑफेंसेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। सर क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन क्या होता है, देखो एनी कंडक्ट बाय ए पर्सन एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया विच कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस एट अ दैट प्लेस विच, देखो सिंपल बोला है, तुमने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया ना, मान लो ये पर्सन है, ये गया जर्मनी में, इसने यहाँ पे ना शेड्यूल ए, बी और सी वाले ऑफेंसेस किए ना, और ये पर्सन कहाँ का, इंडिया का, 2 कंट्री के बॉर्डर के बीच का कुछ तार जुड़ा हुआ है ना, और ये पर्सन वहाँ पे जाके क्या करे, शेड्यूल ए बी सी का ऑफेंसेस करे ना, वो होता है क्रॉस बॉर्डर एप्लीकेशन। बॉर्डर सर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ऐसे बॉर्डर होता है ना, तो जो 2 बॉर्डर के बीच में एप्लीकेशन हो रहा है वहाँ पे जाके वो क्राइम करके आए, ये होता है क्रॉस बॉर्डर एप्लीकेशंस। ये मान लो इंडिया में करे और इट हैव बीन कमिटेड इन इंडिया एंड सच पर्सन ट्रांसफर एनी मेथड, मतलब इंडिया में क्राइम कर दें
और पैसा भेज रहा है यहाँ पे, तो सिंपल ही बात है, कुछ भी दो कंट्री के बीच में लिंकेज बन रहा है ना, वो होता है क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस, ठीक है। वही प्रोसीड्स मतलब पैसा भेज रहा है इंडिया में पैसे। देखो यहाँ पे एक तो यहाँ पे इंडिया का बंदी बाहर जाकर क्राइम किया, या मान लो क्राइम कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ, कमिटेड इन इंडिया, और वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है क्या, प्रोसीडिंग्स मतलब पैसा ट्रांसफर कर रहा है कहाँ, बाहर। जो भी क्राइम को हुआ ABC वाला क्राइम किया, ठीक है, सिंपल होता है क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस, ठीक है। ये एग्जांपल नॉट से इंपॉर्टेंट, उसमें क्राइम क्या हुआ, इन्वॉल्व था वो जर्मनी में क्राइम किया, कुछ 60 लाख रुपए थे, 50 लाख वो बाहर भेजना चाह रहा था, तो यार क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस, क्राइम कर दिया, पैसा दो कंट्री के बीच में इंटरलिंक हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस, नॉट से इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, एक बार रीडिंग मार लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टेस्ट नॉलेज, इसका टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है, देखो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस क्या होता है, जब दो कंट्री, देखो सिंपल बात, एनी पर्सन कंडक्टेड, जो पर्सन है ना वो बाहर जाके क्या करे, कुछ ऑफेंस करे, ठीक है, वो क्या होता है, वो बाहर जाके करने के ऑफेंसेस को क्या कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। ऑफेंसेस कौन से, ABC वाले। अब ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है, सिंपल बात, जो बाहर वाली कंट्री होती है ना वो होती है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, और जो बाहर वाली कंट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट या मान लो कुछ ट्रीटी बनती है ना, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। देखो मीन्स एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया, सर वही भी ऊपर भी वही चीज लिखी गई थी, इन रिस्पेक्ट विच अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कब होगा, जब इंडिया और मान लो सपोज चाइना, इन दोनों का क्या हो, ये दोनों क्या हुआ एक दूसरे के लिए, सिंपल इंडिया के लिए क्या हुआ, एनी कंट्री हुआ, कंट्री क्या हुआ, इंडिया के बाहर है, मान लो कोई भी कंट्री है और प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर है चाइना, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके साथ क्या बना, CG ने क्या बनाया, एक एग्रीमेंट बनाया या अरेंजमेंट बनाया, ठीक है, थ्रू ए ट्रीटी और अदर। ट्रीटी क्या होता है, सिंपल एग्रीमेंट होता है, DTAA पढ़ोगे, ट्रीटी बनता है, एग्रीमेंट बनता है, साइन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि भैया कोई भी ऑफेंसेस होंगे तो हम तुम्हारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। मान लो इंडिया का बंदा कोई क्राइम करके बाहर जाकर चाइना के बैठ जाता है, तो चाइना वाला मान लो इंडिया वाले पुलिस पहुंच गए चाइना में, तो इंडिया की पुलिस को क्या करेंगे, असिस्टेंस देंगे, हेल्प करेंगे। मान लो चाइना का मर्डर करके इंडिया पहुंच गया, तो चाइना की पुलिस इंडिया आई, तो इंडिया की पुलिस चाइना वालों को असिस्टेंस देंगे। तो ये सब ट्रीटी में लिखा जाता है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है, एनी कंट्री जो आउटसाइड इंडिया है, कोई भी अरेंजमेंट CG ने बनाया थ्रू ए ट्रीटी, एग्रीमेंट के थ्रू, ट्रीटी के थ्रू लिख दिया कि हाँ ये सब होगा, ठीक है। ये सब नॉर्मल है यार। ट्रेसिंग मतलब क्या होता है, ढूंढना, मूवमेंट, टाइटल, ओनरशिप, प्रॉपर्टी डिटरमाइन करना, ढूंढना, ठीक है। आइडेंटिफाई मतलब क्या हुआ, प्रूफ, ये सब नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सब नॉर्मल है। एग्रीमेंट बनता है हमारे साथ फॉरेन कंट्री से, एग्रीमेंट क्या होता है, ट्रीटी वे में बनता है। ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट में क्या होगा, इस प्रोविजन ऑफ एक्ट को हम बोलेंगे हाँ आपके हमारे प्रोविजन आपके कंट्री में प्रोविजन में ये लगेंगे, और क्या बोलेंगे हमारे, हम क्या करेंगे ट्रीटी में ये लिखेंगे कि इंडिया वाले चाइना वाले से क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। मतलब मान लो मिस्टर राम मर्डर करके चाइना भाग गए, तो चाइना वालों को ये नहीं बोलेगा हम राम का इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, भाई तुम्हें इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, हमारी ट्रीटी बन चुकी है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हो तुम। तो ये सब ट्रीटी में लिखा जाता है कि क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा रहेगा फॉरेन कंट्री के, तो भैया प्रोविजन लगेंगे इस एक्ट के और इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे इस एक्ट का, ठीक है। और कोई भी इन्वेस्टिगेशन चलेगा तुम उसको असिस्टेंस देना, हेल्प देना, चाहे वो इंडिया में हो या चाइना में हो। ऐसा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, देखो अभी और एक चीज़ और देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, LOR बोलो, LR बोलो, ठीक है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। सर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है, हमने देखा अभी, जो कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया होता है वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होता है। तो मतलब क्या हो रहा है, एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बनना है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से। देखो इसको मैं यहाँ पे डायग्राम वे में समझाता हूँ, ईजी है, सुनो। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मान लो ये पर्सन पेरिस का था, पेरिस का पर्सन था मिस्टर जोसेफ, ये इंडिया में आया, मर्डर कर दिया, परफेक्ट। अब मर्डर करके इंडिया में आया और ये भाग गया पेरिस। अब इंडिया के पुलिस आए, ये मान लो फ्लाइट पकड़ के भाग गया। अब इंडिया के पुलिस ऑफिसर क्या किए, फ्लाइट पकड़े यहाँ से, ये भी पेरिस निकल गए और ये घूमने लगे रोडों पे कि वेयर इज जोसेफ करके, ठीक है। तो पेरिस का पुलिस बोले यार ऐसे नहीं होता है, कुछ SOP होता है, प्रोसीडिंग होता है, प्रोसेस होता है करने का, ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है, देखो जो भी ऑफेंस होगा ना, मान लो जोसेफ ने मर्डर किया ना, तो इंडिया के पुलिस ऐसा नहीं पड़ेगा, फ्लाइट पकड़ेगा, वो भी पेरिस पहुंच गया, घूमने लगेगा रोड पर, भाई तब तो क्रिमिनल ऑफेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे तो किसी कंट्री में कोई भी ऑफिसर अपना नाम, पुलिस ऑफिसर का नाम लेके घुस जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। सुनो, पहले क्या होगा, पहले होगा एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाएगा, क्या जाएगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। देखो जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना, इफ इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना, इनटू ऑफेंस और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, एंड एप्लीकेशंस मेड टू स्पेशल कोर्ट। देखो इन्वेस्टिगेशन विंग क्या करेगा, पहले स्पेशल कोर्ट को नोटिस देगा, क्या देगा, स्पेशल कोर्ट को एप्लीकेशन देगा,
अब ये स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, ड्यू डिलीजेंस करेगा, चेक करेगा कि है या नहीं है सही से, ठीक है। किसके द्वारा एप्लीकेशन जा रहा है, बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एनी ऑफिसर जो सुपीरियर है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रैंक है, ठीक है, सुपीरियर इन रैंक टू इन्वेस्टिगेशन। सिंपल बात है, इन्वेस्टिगेशन विंग क्या करेगा, स्पेशल कोर्ट को क्या देगा, एप्लीकेशन देगा और क्या देगा, एविडेंस चेक करेगा कि हाँ इन्वेस्टिगेशन में मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है या नहीं है, ये सब होगा, ठीक है। और ही इज ऑफ ओपिनियन, मतलब स्पेशल कोर्ट के ओपिनियन में कि कुछ मैटर है ना कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में छुपा हुआ है, मैं कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में या कोई एविडेंस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या हुआ, सिंपल सिर्फ फॉरेन कंट्री टाइप समझ लो, नॉर्मल याद करने के लिए, ठीक है। तब क्या कर सकता है, स्पेशल कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, किसको, उस कंट्री के मान लो गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कौन इशू करेगा, स्पेशल कोर्ट, किसके एप्लीकेशन पे, इन्वेस्टिगेशन विंग के एप्लीकेशन पे। तो प्रोसेस क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन विंग क्या करेगा, पहले स्पेशल कोर्ट को एप्लीकेशन देगा, स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, ड्यू डिलिजेंस करेगा, मतलब चेक करेगा, एविडेंस देखेगा कि है या नहीं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, तो वो क्या करेगा, तो वो इशू करेगा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आफ्टर एग्जामिन फैक्ट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा, जो भी सीजी बताए भाई, कॉल से करना है कॉल से कर लो, लेटर करना है लेटर कर लो, ईमेल करना है ईमेल कर लो, ठीक है। नॉट इंपॉर्टेंट, बट याद है ना कौन इशू करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल वेन एप्लीकेशन रिसीव बाय स्पेशल कोर्ट फ्रॉम किसके, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से या कोई भी सुपीरियर रैंक वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। ओपिनियन ऑफ द ऑफिसर कि सच एविडेंस है वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, मान लो राम ही है या मान लो राम के रिगार्डिंग कोई सबूत है जो फॉरेन में है, ठीक है। अब क्या हुआ, स्पेशल कोर्ट को सेटिस्फाई हो गया कि हाँ जरूरी है कि एक लेटर रिक्वेस्ट भेजना, तो लेटर रिक्वेस्ट क्या करेगा, भेजेगा कहाँ, लेट टू ए कोर्ट और अथॉरिटी इन द, कोई बोलेगा उस कंट्री के पेरिस के कोर्ट में या मान लो कोई भी ऐसा अथॉरिटी जो लेटर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो फिर लेटर रिक्वेस्ट मिलेगा, तब वो कंट्री क्या बोलेगी, हाँ ठीक है तुम पुलिस ऑफिस भेजो, हम तुम्हें असिस्टेंस देंगे, हम तुम्हें इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है, ये नहीं कि फ्लाइट पकड़े पहुंच गए पेरिस में, नहीं। अब क्या हुआ, अब देखो चलो अब क्या है, असिस्टेंस टू ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब सर देखो मान लो पेरिस है, पेरिस में रखता है एक रात तो मिस्टर ए, इसने क्या किया, मिस्टर ए ने मर्डर किया, किसका मर्डर किया, रॉबर्ट का। अब ये मर्डर करके कहाँ आ गया, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली आ गया, सुनते जाओ, न्यू दिल्ली आ गया मर्डर करके। अब क्या ये पेरिस वाले पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, फ्लाइट पकड़ेंगे और न्यू दिल्ली आ जाएंगे और न्यू दिल्ली में आकर रोडों पर ढूंढना चालू कर देंगे कि हाँ है मिस्टर ए मिस्टर ए मिस्टर ए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कैसा होगा सर, ये भी सेम एसओपी फॉलो करेंगे, मतलब ये क्या करेंगे, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देंगे, किसको देंगे, सीजी को देंगे, इंडिया वाले। इंडिया का सीजी क्या करेगा, भैया सिंपल कौन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है, स्पेशल कोर्ट, तो स्पेशल कोर्ट को दे देगा, भैया देखो तुम्हारे लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया, तुम्हें जो करना है करो। तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेम में होगा, सिंपल समझो अपोजिट ऑफ अबव। ऊपर क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन विंग से स्पेशल कोर्ट को नोटिस देगा, एप्लीकेशन देगा, स्पेशल कोर्ट को अच्छा लगेगा, सही लगेगा, सब कुछ एविडेंस है कॉन्टेक्स्ट में, सब एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा। उल्टा भी हो सकता है, बाहर ऑफेंस हुआ, वो वाले क्या करेंगे, सीजी को नोटिस देंगे, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देंगे, सीजी क्या बोलेगा, भाई स्पेशल कोर्ट तू रख ले, तू देख ले कैसा होना है। तो रिसीव कौन होगा, रिसीव करेगा सीजी, किससे, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से, क्या किस लिए, फॉर रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सीजी क्या कर देगा, बोलेगा स्पेशल कोर्ट तू ही डील करता है, तू ही भेजता है, तू ही रख ले भाई, ठीक है। सिंपल बात है, मिस्टर ए हैज बीन सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इतना बैंक अकाउंट इन टैक्स हेवन में था, कंट्री एक्स which is stuffed with the money earned from extortion. In this regard, Mr. I, the investigation officer in this case, is opinion that certain information such as number of accounts, detail of transactions may be available on country X. Hence, he made application to special court. Simple बोला, investigation wing ने special court को application दिया to write letter to competent authority. सिंपल बोला कि देखो यही एग्जांपल समझा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन विंग डायरेक्ट नहीं देगा, स्पेशल कोर्ट को लेटर देगा, स्पेशल कोर्ट को अच्छा लगा सही लगा तो ये लेटर रिक्वेस्ट इशू करेगा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में। आफ्टर एग्जामिनिंग फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस, special court may specify in such letter request forward all evidence to special court assess, ठीक है। special court after satisfying himself that such evidence are required it may issue, तो सिंपल ये समझ लो लेटर रिक्वेस्ट इशू कौन करता है, स्पेशल कोर्ट। ये एग्जांपल था, क्वेश्चन नहीं है, तो एग्जांपल ये इसलिए समझाया गया है ऊपर वाले केस के लिए है कि स्पेशल कोर्ट इशू कौन करता है, सॉरी लेटर रिक्वेस्ट कौन इशू करता है, स्पेशल कोर्ट, ना कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। और मान लो बाहर वाली कंट्री से लेटर रिक्वेस्ट आया तो किसके पास आएगा, सीजी के पास, लेकिन सीजी क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा स्पेशल कोर्ट, तो लेटर रिक्वेस्ट सारा डील कौन करता है, स्पेशल कोर्ट, ठीक है। अब सर देखो अब इस चैप्टर में कुछ नहीं है, रीडिंग पार्ट है, सच में रीडिंग पार्ट है। अब देखो रीडिंग पार्ट क्यों बोल रहा हूँ, देखो एक चीज़, हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है समझ लो, पनिशमेंट फॉर विक्सिशियस सर्च, मतलब जानबूझ के या मतलब छिछोड़ापन समझ लो, मतलब डायरेक्टर ने एनी अथॉरिटी ऑफिसर अंडर दिस एक्ट विदाउट रीजन रिकॉर्डिंग, मतलब डायरेक्टर को याद है सेक्शन 4 में प्रोविजन अटैच करने से पहले क्या करना था, रीजन रिकॉर्ड करना पड़ता था राइटिंग में कि क्यों उस आदमी का तुम प्रॉपर्टी प्रोविजन अटैच कर रहे हो। मान लो डायरेक्टर को बोला, डायरेक्टर ने क्या किया, रीजन रिकॉर्ड नहीं किया, और जब पूछा गया क्यों नहीं किया, बोलता बस मेरे साथ दुश्मनी था उस आदमी का,
मान लो मिस्टर ए था, बोला डायरेक्टर कि मेरा डायरेक्टर बोला मिस्टर ए से मेरा दुश्मनी था, तो भैया ऐसा काम करोगे ना वेक्सेसियस होता है, मतलब जानबूझ के तुमने क्या किया, सर्च किया या जानबूझ के क्या किया, कुछ भी ऐसा किया, ठीक है, सर्च किया, कोई भी बिल्डिंग सर्च किया, वही सुनते जाओ, ऐसा होता है, ठीक है, या डिटेन कर लिया और अरेस्ट कर लिया कोई पर्सन को, मतलब जानबूझ के, सिंपल बात, जानबूझ के मजे लेने के लिए, उससे दुश्मनी था, तो कुछ भी ऐसा हो रहा है जहाँ पे कुछ रीज़न रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन आया था 3 नंबर एग्जाम, इस पर भी इस पर क्वेश्चन आया था। तो कुछ भी विक्सेसियस हो रहा है ना जानबूझ के, तो जो भी ऑफेंसेस हो रहा है ना इसमें, याद रखना उसका इम्प्रिजमेंट है, सर याद रखना इम्प्रिजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का है, 2 साल और फाइन, भाई जेल में जाओगे, जेल का खाना खाओगे, सब कुछ करोगे तो पैसा भी दे दोगे 50,000 और बोथ, मतलब दोनों हो सकता है, या तो 2 साल की जेल या तो 50,000 फाइन, या क्या बोला, दोनों हो सकता है, ठीक है। ये कब होगा, जब कुछ वेक्सेसियस होगा, मजे लेने के लिए डायरेक्टर ने क्या किया, सर्च सीजर किया, अरेस्ट कर दिया किसी को, बाद में पूछा गया क्यों किया इसको अरेस्ट, बोला कुछ नहीं रीजन थे, बोला तुमने रीजन राइटिंग में किया, हाँ नहीं किया, मजे लेने के लिए किया हमने, दुश्मनी था उससे, तो ऐसा कुछ नहीं होता मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है। पावर तुम्हें मिला है, पावर का मिसयूज नहीं करना। अब इसमें क्या बोला, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इन्फॉर्मेशन, मतलब किसी को बुलाया गया समन के लिए और उसने क्या किया, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। सुनो, एनी पर्सन विलफुली एंड मैलिसली गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड सो कॉज अरेस्ट, मान लो इसमें बोला, लॉ में बोला कि तुम्हें रीजन रिकॉर्ड करना रिटर्न में, अब डायरेक्टर ने रीजन रिकॉर्ड किया, भाई ऐसा थोड़ी, मान लो डायरेक्टर ने बोला हाँ हमने रीजन रिकॉर्ड किया, तो डिपार्टमेंट ने पूछा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछा गया उस डायरेक्टर से क्या रीजन रिकॉर्ड किया, तो वो बोला कि मैं किसी कंपनी में काम करता था, इसने ये वहाँ का एमडी था, इसने मेरे को है ना इस पोस्ट से फायर कर दिया, निकाल दिया, तो इस रीज़न रिकॉर्ड करने की वजह तुम इसको अरेस्ट कर रहे हो। भाई तो याद रखना, तुमने क्या किया, तुमने किसी को अरेस्ट किया विदाउट रीज़न रिकॉर्ड इन राइटिंग, तो भी तुम वेक्सेसियस टाइप में आ जाओगे। या मान लो डायरेक्टर ने बोला कि सर हमने तो रिकॉर्ड किया रिटर्न में, बट तुमने रिकॉर्ड जो रिटर्न किया ना, वो क्या किया, वो गलत रिकॉर्ड किया, फॉल्स इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड रिटर्न किया, भाई तब भी तुम 50,000 की पेनल्टी में आ जाओगे, ठीक है, और 2 साल के जेल में आ जाओगे। बस सिंपल सी बात है, डायरेक्टर ने दिमाग लगाया, डायरेक्टर ने बोला देखो लॉ ने लिखा है कि तुमने रीज़न रिकॉर्ड करना रिटर्न में, हमने किया, बट लॉ ने बाद में ये गेम खेल दिया कि भाई तुम जो रीज़न रिकॉर्ड करोगे ना वो गलत मत करना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर रीज़न रिकॉर्ड मत करना, तो दोनों जगह तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टर जा सकते हो। तो याद रखना, गलत किसी को अरेस्ट मत करना, गलत किसी का साथ सीजन मत करना। इफ़, और क्या बोला, इफ़ एनी पर्सन, बोला कि हम आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, या मान लो हम आपके डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेंगे, हम समन पे प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उसको बोल दिया, सिंपल सी बोल दिया, उसको पेनल्टी लगेगा 500 से 10,000। तो सामने पेनल्टी कहाँ का पड़ा, एक रिपोर्टिंग एंटिटी को लगता है सर 10,000 से 1 लाख तक, मनी लॉन्ड्रिंग जो ऑफेंस करता है उसको लगता है 3 साल 7 साल तक, ड्रग्स है तो 3 साल से 10 साल तक। इसमें देखा कोई वेक्सेसियस करेगा तो 50,000 तक पेनल्टी फाइन लगेगा और 2 साल की जेल। मान लो वेक्सेसियस किया और रीजन रिकॉर्ड फॉल्स किया, 50,000 से 2 साल की जेल। समन में प्रेजेंट नहीं हुआ, गलत क्या हुआ, आंसर नहीं दे रहा है या साइन नहीं कर रहा है, तो 500 से 10,000 तक। तो सर ये पेनल्टी आता है, 4 पेनल्टी लिख लेना कॉपी में अच्छे से, ठीक है। अब सर अब कुछ नहीं है चैप्टर में, सही बता रहा हूँ। अब ये बोलेगा कि क्या कहते हैं, कंपनी में ऑफेंस हुआ तो क्या कौन कौन जाएंगे, तो भैया कंपनी में ऑफेंस हुआ तो डायरेक्टर जाएंगे, जो डायरेक्टर को नोली पता था, कंपनी मिस है, डायरेक्टर मिस है। देखो सच बताऊँ, चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो गया है। नीचे एक रीडिंग मान लेना, 6D के लिए रीडिंग मान लेना, चैप्टर 4 के लिए सर आपका यहीं तक खत्म हो गया। यहाँ तक पढ़ लो, काफ़ी है यार, 99% यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो एक रीडिंग मारना, रिकवरी ऑफ फाइन पेनल्टी कैसे होगा, मैं ही पढ़ा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट लगता है। देखो मान लो कि पेनल्टी लगा, मान लो मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 4 में पेनल्टी दिया हुआ था, ठीक है, सेक्शन 4 में पेनल्टी दिया हुआ था। पेनल्टी में ये लिखा हुआ था कि तुम्हें फ़ाइन देना है 10 करोड़ रुपीज़। अब वो फ़ाइन क्या हुआ, नॉट पेड विद इन 6 मंथ्स, 6 मंथ में वो पर्सन ने फाइन नहीं पे किया। सिंपल बोला कि नहीं पे किया ना, तुम पे क्या लग जाएगा, तुम पे इनकम टैक्स एक्ट के तहत क्या होगा, रिकवरी होगा। देखो सिंपल बोला, देखो वेयर एनी फाइन पेनल्टी इम्पोज बाई सेक्शन 13 और 63 इज नॉट पेड विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ के तहत तुम्हें क्या हुआ, तुमने नहीं किया, पेनल्टी पे नहीं किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द सेम मैनर एज शेड्यूल 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तुम पे क्या हो सकता है, इनकम MCQ आ सकता है कि किसी ने पेनल्टी नहीं पे किया तो उस पर क्या कैसे रिकवरी होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत जैसा रिकवरी प्रोसीडर है वैसे होगा, ठीक है। एज पर इनकम टैक्स रिकवरी ऑफिसर आएगा, जैसे करता है इनकम टैक्स ऑफिस में रिकवरी वैसे करेगा, ठीक है। ऑफेंसेस बाय कंपनी, सर देख लेना यार, ये तो नॉट सो इंपॉर्टेंट कि ऑफेंसेस क्या कंपनी में, तो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, बट डायरेक्टर इन्वॉल्व है तो डायरेक्टर को पनिशमेंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे याद रखना, मैंने क्लास में ही पढ़ाया था। मान लो यहाँ पे ए ने क्या कर कंफर्म किया ऑर्डर, अब ए ने कंफर्म ऑर्डर किया तो हमें पता है कि हम 45 डेज में अपील फाइल कर सकते हैं। मान लो इस बीच में क्या हुआ, वो पर्सन की डेथ हो गई,
तो क्या अपील बंद हो जाएगा? नहीं, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है, आगे केस को कैरी कर सकता है, मतलब हाई मान लो अपीलेट ट्राइब्यूनल तक कैरी ले सकता है, केस ले जा सकता है। मान लो अपीलेट ट्राइब्यूनल में यहाँ पे क्या हुआ, मान लो यहाँ पे फिर क्या हुआ, इस पर्सन की डेथ हो गई, मान लो यहाँ पे डेथ नहीं हुआ था, एक अपील आया, इस पर्सन ने अपील फाइल कर दिया 80 पे, 80 पे क्या हुआ, इसकी डेथ हो गई, तो यहाँ भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे फाइल कर सकता है। तो यही बोल रहा है कि कोई भी डेथ केस से ऐसे रुक नहीं सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके उसको अपील को फाइल कर सकता है। अगर फाइल अपील नहीं हुई है उसके ब्याह में अपील फाइल कर सकता है। मान लो अपील फाइल करने के बाद इसकी डेथ हो गई है तो उसको कंटिन्यू भी कर सकता है, ठीक है। तो एनी प्रॉपर्टी पर्सन हैज बीन अटैच अंदर नो अपील अगेंस्ट, नो अपील, कोई अपील फाइल नहीं हुई है या अपील फाइल हो चुकी है, ठीक है, तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा आगे कैरी होगा, ठीक है। चलो चैप्टर खत्म। एक लास्ट टॉपिक याद रखना, क्वेश्चन आता है कभी कभी, क्या मनी लॉन्ड्रिंग साइफनिंग ऑफ फंड है? मतलब साइफनिंग ऑफ फंड मतलब क्या, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है, बेईमानी का पैसा? नो, मतलब क्या होगा, नो नॉट जस्ट, मतलब बोला कि हाँ ठीक है ऐसा नहीं है, मतलब क्या, मतलब बोला देखो ऐसे वर्डिंग क्या लिखी है, नो नॉट जस्ट, मतलब बोला कि देखो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब बेईमानी का पैसा नहीं होता है। क्या होता है पूरा, क्या बोला, नो नॉट जस्ट साइफनिंग फंड, मतलब बस बेईमानी, मतलब ऐसे बोला मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब बस बेईमानी का पैसा नहीं होता, इट एक्चुअली रिफर्स टू होल प्रोसेस और इंटायर सिस्टम विच इज मनी इज एक्चुअली जनरेटेड फ्रॉम सीरियस क्राइम, ठीक है, रुक जाओ, एंड इट्स लुक लाइक इट्स ओरिजिन फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स। मतलब देखो मनी लॉन्ड्रिंग इसमें क्या लिखा गया, पहले पूछा साइफनिंग फंड्स क्या होता है, मतलब बेईमानी का पैसा, तो पूछा क्या मनी लॉन्ड्रिंग बेईमानी का पैसा है, तो आंसर क्या आएगा, नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ बेईमानी का पैसा नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है बेईमानी का पैसा को हम लेजिटिमेट दिखाते हैं, साफ सुथरा दिखाते हैं, उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। सिर्फ बेईमानी का पैसा नहीं होता, बेईमानी के पैसा को हम क्या कहते हैं, चोरी और सीना जोड़ी, मतलब बेईमानी के पैसा को क्या दिखा रहे हैं, हम लेजिटिमेट दिखा रहे हैं, साफ दिखा रहे हैं, उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये क्वेश्चन कभी आ सकता है आपके एग्जाम में, क्या मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ साइफनिंग ऑफ फंड है? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ साइफनिंग ऑफ फंड नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ये होता है कि इस फंड को हम क्या कहते हैं, लेजिटिमेट दिखाना मनी लॉन्ड्रिंग होता है। सिर्फ साइफनिंग नहीं होता है, मतलब उसको लेजिटिमेट अनटेंटेड दिखाते हैं, पैसा तो आया ही आया, बेईमानी का पैसा है, बेईमानी के पैसा को हम क्या कर रहे हैं, सीना जोड़ी करके बोल रहे हैं कि यार ये तो हमारा ओरिजिनल पैसा है, वाइट मनी है, तो ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग असली, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं, चैप्टर के 5 क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन जल्दी वे में डील करते हैं इसको, ठीक है, टफ क्वेश्चन नहीं है बट एक बार डील करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सर हमने क्या बोला, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो सेक्शन 3 में मनी लॉन्ड्रिंग डेफिनेशन है, पूरा लिख के आना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, क्या करता है, अटेम्प्ट टू इंडल्ज, कंसीलमेंट, या मान लो कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व है, इसमें पूरा डेफिनेशन लिख के आना यार। क्या बोला, पहले पूछा आपसे एक्सप्लेन टर्म मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है, सबसे लिखना व्हाइट मनी कन्वर्टेड इनटू ब्लैक मनी कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मनी, इट इज अ प्रोसेस अंडर विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई पर्सन से मिला हुआ हो, जिसके पास क्या हो, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होना, ये कीवर्ड है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होना चाहिए। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ डिफाइन है, जो शेड्यूल ऑफेंसेस में है, जो पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी है। सर याद रखना डेफिनेशन मनी लॉन्ड्रिंग आपको हर क्वेश्चन में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोला क्वेश्चन में, जेड अ नोन स्मगलर वॉज कॉट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फंड्स इलीगली एक्सपोर्टिंग नार्कोटिक ड्रग्स। अब देखो इस एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, फ्रॉम इंडिया टू सम अदर कंट्रीज इन अफ्रीका, स्टेट द मैक्सिमम पनिशमेंट। सब पनिशमेंट पढ़ा था हमने, कितना पनिशमेंट लगता है, 3 साल से 7 साल तक मनी लॉन्ड्रिंग का। बट जब कोई नार्कोटिक ड्रग्स में होता है ना, एनडीपीएस एक्ट में, नार्कोटिक ड्रग्स प्रिवेंशन ऐसे करके एक्ट है, ड्रग्स जहाँ दिख जाए ना, ड्रग्स वाले केस में इन्वॉल्व है, तो सर वहाँ पे 3 साल से 10 साल होता है, ठीक है। तो वही बोला, देखो मनी लॉन्ड्रिंग क्या हुआ, हो सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली वे भी और डायरेक्टली वे में भी, अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज नोनी एसेट, जो जान के डायरेक्टली इनडायरेक्टली में जो जान गया है कि ये पर्सन क्या है, मिला हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग में, वो उसको भी ले जाएंगे हम, ठीक है। जो पार्टी और एक्चुअली इन्वॉल्व है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, प्रोसीड क्राइम में पता है क्राइम का पैसा, मर्डर का पैसा, जो, लेकिन क्या बोला, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कौन वाले, जो कि कहाँ दिए गए हैं, शेड्यूल ऑफेंसेस में, तो शेड्यूल ऑफेंसेस में लिख के आना, यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख के आना। अब उसको क्या किया, प्रोजेक्टेड एज एन अनटेंटेड प्रॉपर्टी, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ये नहीं होता है कि वो पैसा गंदा है, देखो वो पैसा क्राइम का पैसा, और उसको क्या कर रहे हैं हम, शो कर रहे हैं अनटेंटेड, मतलब साफ सुथरा बता रहे हैं। एक तो गंदा पैसा, उसको भी हम साफ सुथरा शो कर रहे हैं, तो ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो वो ऑफेंसेस क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस होता है। ये डेफिनेशन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी, नोट्स में दे दूंगा आपको, ठीक है। अब क्या बोला, देखो नॉर्मली मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, 3 साल से 7 साल की जेल होती है, देखो 3 साल से 7 साल की जेल होती है, ठीक है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट और फाइन होता है, 3 साल से 7 साल प्लस फाइन। बट देखो यहाँ लिखा, बट वेयर द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्विंग मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड टू ऑफेंस अंडर पार्ट 2, से इतना नहीं भी लिखोगे ना चलेगा, बट क्या लिखोगे यहाँ पे, इसके बदला क्या लिख दोगे यहाँ पे, ये वाला चीज़, ऑफेंसेस अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट। जब मान लो ड्रग्स वाला लिख के आ जाओगे, नार्कोटिक ड्रग्स भी लिख के आ जाओगे ना, नंबर मिलेगा। तो ऐसे ड्रग्स वाले केस में जो भी होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम पेनल्टी पनिशमेंट क्या होता है, 10 साल तक हो जाता है, 3 से 7 नहीं रहता, 3 से 10 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रग्स वाला था, तो 3 से 10 साल की पनिशमेंट हो जाएगी, इम्प्रिजमेंट हो जाएगी, और फाइन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इंस्टीड ऑफ 7 ईयर 10 साल हो जाता है,
सेकंड क्या बोला, मिस्टर फ्रॉडलेंट एक आदमी है, वो क्या अरेस्ट हुआ। अब हमें पता है मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस क्या होता है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, पता है कि बेल नहीं मिलेगा, और कॉग्निजेबल मतलब विदाउट एनी वारंट में उसको क्या करते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, विदाउट एनी वारंट उसको अरेस्ट कर सकते हैं। पनिशेबल फॉर ए टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट मोर देन 3 ईयर्स, हाँ 3 साल से 7 साल तो होती ही है, ठीक है। अब क्या बोला, एडवाइस हाउ कैन ही बी रिलीज ऑन बेल। सर हमें पता है कि बेल कब होता है, 3 केस तो पता है हमें, 16 साल से कम, वुमेन, सिक, और जो पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और उसका अमाउंट 1 करोड़ से कम है। और क्या लिखा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपोज की एप्लीकेशन, बट कोर्ट को लगा कि देखो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमें पास रीजन टू बिलीव है कि ये पर्सन गिल्टी ऑफ फ्रॉड नहीं है, बट ये बेल पे होके भी ना इसने कुछ फ्रॉड नहीं करने वाला है, इस केस में क्या होता है, बेल हो जाता है, ठीक है। देखो ऐसा लिखा होगा। प्रोवाइड ऑफेंसेस, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस क्या होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, और एमसीक्यू में आते हैं, क्या होते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, मतलब विदाउट एनी अरेस्ट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं और बेल भी नहीं मिलेगा। बट नो पर्सन रिलीज ऑन बेल, मतलब कोई पर्सन बेल पे मतलब बॉन्ड पे रिलीज नहीं हो सकता अनलेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करे, उसको अपोज करे कि भाई नहीं करने देंगे, बट कोर्ट क्या करे, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि देखो रीजनल ग्राउंड से इस पर्सन ने ना कुछ गलती नहीं किया है, और हमें ये भी लग रहा है कि ये कुछ गलती नहीं करेगा बेल पे, मतलब बेल मिलने बाद में ये कोई मर्डर वर्डर नहीं करेगा, मतलब कुछ भी क्राइम नहीं करेगा, तो कोर्ट चाहे तो बेल पर रिलीज कर सकता है। और भी कब कर सकता है, जब 16 साल से कम हो, वुमेन हो, सिक पर्सन हो, इन्फॉर्म पर्सन हो, और जब वो पर्सन है ना अलॉन्ग विथ अनदर पर्सन, मतलब मिस्टर ए मिस्टर बी दोनों मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग किया, इसने किया 40 लाख, इसने किया 40 लाख, 1 करोड़ से कम है, तो हाँ ये भी बेल पे रिलीज हो सकता है जब 1 करोड़ से कम हो। लेकिन कब होगा, जब स्पेशल को डायरेक्ट करेगा, सब केस में याद रखना स्पेशल को डायरेक्ट, सिक वाले पर्सन, वोमेन को पर्सन, 1 करोड़ से कम पर्सन तभी हो सकता है जब स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट करता है, ठीक है। ये वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड क्या लिखा, द एजुटिंग अथॉरिटी, देखो क्या लिखा, द एजुटिंग अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इशू एन ऑर्डर अटैचिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ XYZ जो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व थे। देखो हम पता है हमें, डायरेक्टर क्या करता है, प्रोविजनली अटैच करता है, इसको कंफर्म कौन करता है, ए करता है। अब ए ने क्या किया, कंफर्म कर दिया प्रोविजनली अटैचमेंट को, ठीक है, करता है। अब बोला द कंपनी एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ ए, अब क्या वो कंपनी बोला यार इसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग था ही नहीं, ए और डायरेक्टर मिले हुए थे, अब कंपनी एग्री हो गई। सर एग्री होती है तो हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, कितने दिन में, 45 दिन में, प्लस 45 दिन में और जा सकते हैं जब रीज़न टू बिलीव हो और सफिशिएंट ग्राउंड हो। तो यहाँ भी यही बोला कि क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है, किसके पास, इस कंपनी के पास। तो सर क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है, पहला रेमेडी है कि ए के ऑर्डर के खिलाफ हम 80 में जा सकते हैं, कब, 45 दिन प्लस 45 दिन। मान लो 80 भी मना कर देना तो भी हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, कब, 80 के ऑर्डर के खिलाफ 60 प्लस 60 डेज में। तो ये सब रेमेडी है, अपील कर सकता है, अपील ही एक रेमेडी होता है, ठीक है। देखो यहाँ भी यही लिखा हुआ है। पहले लिख दिया अपीलेट ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल कौन सा होता है, जो SFEM बताए थे हम, स्मगलर फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन एक्ट के तहत जो इस्टेब्लिश था वो अपीलेट ट्राइब्यूनल यहाँ पे बनता है, ठीक है। अपील कब कर सकते हैं, तो राइट टाइम टू मेक एन अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल्स कब हो सकता है, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ हम जा सकते हैं, 45 डेज में क्या हो सकता है, अपील हो सकता है, ठीक है, प्लस 45 डेज और एक्सटेंड हो सकता है जब सफिशिएंट हो, सेटिस्फाई हो जाए अपीलेट ट्राइब्यूनल, ठीक है। अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, कंफर्म, मॉडिफाई, सेट असाइड कर सकता है, बट अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या करे, मिला हो ए से मिला हो तो भी हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, कितने दिन में, 60 डेज में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब इसके ये है, इम्यूनिटी बोल लो या मान लो रेमेडी है, तो ये याद रखना यहाँ पे दोनों आएंगे, अपीलेट ट्राइब्यूनल में लिख के आना, हाई कोर्ट में लिख के आना, ठीक है। फोर्थ क्या बोला, मिस्टर बी परचेज अ फ्लैट आउट ऑफ प्रोसीड्स अर्न बाय ड्रग ट्रैफिकिंग, द फ्लैट वॉज अटैच बाय डायरेक्टर। हमें पता है कि ठीक है, अगर किसी को मनी लॉन्ड्रिंग लगता है, इन्वॉल्व है, तो डायरेक्टर क्या कर सकता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, उसके अबव या उसके इक्वल पोस्ट प्रोविजनली अटैच कर सकता है, ठीक है। अब डायरेक्टर इन्फोर्समेंट क्या किया, प्रोसीजर 5 का फॉलो करते हुए क्या किया, अटैच कर दिया। अब मिस्टर बी गॉट अ स्टे फ्रॉम हाई कोर्ट, ठीक है, द स्टे वॉज सब्सिक्वेंटली वैकेट, अ स्टे द डिलीवर्ड प्रोविजन फॉर कंप्लीटिंग द पीरियड। सर यार सिंपल सी बात है यार, प्रोविजनल अटैचमेंट का पीरियड पूछा, कितने दिन होता है, 180 दिन होता है, प्लस हाई कोर्ट का टाइम क्या होता है, एक्सक्लूड होता है, मतलब हाई कोर्ट ने जितने दिन स्टे लगाया वो इस 180 दिन में काउंट नहीं होता, मतलब 180 दिन फ्रेश 180 दिन होता है, वहाँ पे हाई कोर्ट का टाइम काउंट नहीं होता है। अब इसमें एक चीज़ और बोल दिया, अगर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया ना तो तुम्हें 30 दिन और मिलेगा, तो सर मोटा मोटी क्या हो गया टोटल ना, 180 प्लस 30 210 दिन का टाइम होता है, हाई कोर्ट टाइम एक्सक्लूड कर देते हैं हम। 30 दिन क्यों बोला भाई, एक मोमेंटम टूट जाता है ना, मान लो डायरेक्टर ने क्या किया, प्रोविजनल अटैच किया, सब कुछ चल रहा था, तो एक मोमेंटम टूट जाता है, उस मोमेंटम को वापस लाने के लिए 30 दिन और टाइम देता है कि काम करो फिर से 30 दिन और एक्स्ट्रा ले लो हमसे, ठीक है। देखो यही है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 वेयर द डायरेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, ये आना चाहिए। अगर बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर है तो भाई वो प्रोविजनल अटैच नहीं कर सकता, तो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर होना चाहिए। हैज़ रीजन टू बिलीव, भाई रीजन टू बिलीव हमने हर जगह पर किया, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वेक्सिसियस हो जाता है।
रिकॉर्ड करके जाए, ठीक है। मेटेरियल क्या क्या करके जाए, जो पर्सन है ना उसके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। प्रोसीड ऑफ क्राइम क्या होता है, जो शेड्यूल ऑफेंस में लिखे हुए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में। और वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होंगे, लाइकली टू बी, अगर नहीं रोका ना हमसे तो वो जो क्राइम का पैसा या प्रॉपर्टी है ना वो क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टर क्या करता है, एक प्रोविजनली अटैच कर देता है, कितने दिन के लिए, 180 दिन के लिए, ठीक है। अब इसमें बोला कि 180 दिन में है ना, 180 दिन में है ना, देखो द स्टे बाई कोर्ट क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, मतलब 180 दिन फ्रेश रहेगा, स्टे बाई कोर्ट हटा देंगे, नहीं इंक्लूड होगा। प्लस क्या बोला, 30 डेज और मिल जाएगा, मतलब देखा जाए तो टोटल 210 दिन मिल रहे हैं यहाँ पे, हाई कोर्ट टाइम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बड़ा आता है, क्या वेदर मिस्टर सी जो सन और मिस्टर बी थे, मिस्टर बी का जो फ्लैट था, क्या ऑक्यूपाई कर सकता है फ्लैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट। सर देखो वो लोग ही क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं या मान लो यूज़ कर सकते हैं, राइट टू यूज़ या इंजॉय कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, जिनका इंटरेस्ट हो। सर इंटरेस्ट कब होगा, मान लो मिस्टर सी है, सन है उनका प्रॉपर्टी में 20% का राइट हो, तो वो भी क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है। देखो ऑक्यूपाई करने में मना नहीं है, अटैचमेंट मतलब क्या होता है, ऑक्यूपाई मतलब क्या हुआ, रहना हो गया, इंजॉय करना वहाँ पे, राइट टू इंजॉय द प्रॉपर्टी हो गया। बट प्रोविजनल अटैचमेंट क्या होता है, बेच नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, और क्या कर सकता है, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये सब प्रोविजनल अटैचमेंट। बट रहने को क्या मना, रहो ना, अभी प्रोविजनल अटैच हुआ, अभी कंफर्म थोड़ी हुआ मनी लॉन्ड्रिंग है। देखो लेकिन कब रह सकता है, जब तुम्हारा इंटरेस्ट हो प्रॉपर्टी में। देखो हेयर नो इफेक्ट ऑन राइट टू एंजॉय, मतलब बोला है कि तुम देखो प्रोविजनल अटैच करने से ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उस प्रॉपर्टी में रह नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को। दिस सेक्शन शैल नॉट प्रिवेंट द पर्सन इंटरेस्टेड इन द एंजॉयमेंट ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी अटैच फ्रॉम सच एंजॉयमेंट। मतलब तुम रह सकते हो यार, मिस्टर बी तुम इसमें रह सकते हो। क्या मिस्टर बी का बेटा रह सकता है, हाँ। कब रह सकता है, जब वो पर्सन इंटरेस्टेड हो। इंटरेस्टेड कब हो, जब वो पर्सन का क्या हो, इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, मतलब वो हो सकता है 20%, 5%, 10%, कोई भी एक इंटरेस्ट हो प्रॉपर्टी में, वो भी वहाँ पे ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। इन दिस केस मिस्टर सी सन ऑफ मिस्टर बी ऑक्यूपाई द फ्लैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट इफ ही क्लेम टू हैव एनी इंटरेस्ट। अगर वो क्लेम कर दे कि हाँ हमारा भी क्या हो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो वो भी इस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर सकता है, रह सकता है, आराम से सो सकता है, खा सकता है, पी सकता है। लास्ट क्वेश्चन, सही है, 4th नंबर बहुत बड़ा आता है ये मिस्टर सी सन वाला, ठीक है। और ये रेमेडी वाला भी बहुत बड़ा आता है। अब ये क्या बोला, मिस्टर के यूज दिस कार, ये समझाता हूँ, ये भी बहुत बड़ा आता है क्वेश्चन, इस बार एग्जाम में यही आया था, ठीक है। ऐसा ही कुछ आया था एग्जाम में, ठीक है। क्या बोला देखो, मिस्टर के यूज दिस कार फॉर स्मगलिंग कैश एंड स्पेशल कोड। एक मिस्टर ए है, उसने क्या किया, कार का यूज किया, क्या किया, स्मगलिंग करने के लिए, स्मगलिंग है ना, स्मगलिंग करने के लिए, ठीक है। ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल ऑफेंसेस मनी लॉन्ड्रिंग व्हाट कमिटेड मिस्टर, मतलब स्पेशल कोर्ट ने ट्रायल किया और बोला कि ये प्रॉपर्टी है ना मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब जब स्पेशल कोर्ट ट्रायल कर लेता है, हमें पता है, तो ये क्या होता है, कॉन्फिस्केट हो जाता है, किसके खिलाफ, किसके पे, सीजी पे क्या होता है, कॉन्फिस्केट हो जाता है। और सीजी क्या करता है, ऑर्डर के बताता हूँ, सीजी क्या करता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है जो उस प्रॉपर्टी को ख्याल रखता है और सेल कैसे करना वो देखता है, ठीक है। अब सुनो, स्पेशल कोर्ट ने क्या बोल दिया, हाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग कमिट किया है मिस्टर के ने, ठीक है, एज पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। द कार वाज अंडर हाइपोथिकेशन, ठीक है, मतलब अब जो कार है ना मिस्टर ए ने खरीदा था ना, ये बैंक से लोन लेके खरीदा था। हमें पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में सारे प्रॉपर्टी क्या होता है, अटैचमेंट होता है, कॉन्फिस्केट होता है। अभी बैंक से लोन लिया था 20 लाख का, ठीक है, सुनते जाओ। ठीक है, लोन लिया बैंक से, ये कार खरीदा। अब हमें पता है जब ये प्रूव हो जाए स्पेशल कोर्ट द्वारा कि ये जो कार है ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था, ये कार से ना ड्रग्स बेचा जाता था, स्मगलिंग होता था। अब स्पेशल कोर्ट ने क्या किया, मनी लॉन्ड्रिंग बोल के कॉन्फिस्केट टू सीजी, मतलब इसकी चाबी किसके पास आ गई, सीजी पास आ गई। अब बैंक क्या बोल सकता है, बैंक बोल सकता है सीजी अब तुम ऑनर हो, तुम क्या करो, इसने लोन नहीं चुकाया, तुम लोन चुकाओ। नहीं, क्यों, क्योंकि जब भी सीजी के पास प्रॉपर्टी आता है ना, दैट्स फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, मतलब सारे राइट, इंटरेस्ट, लोन सबसे फ्री जाता है। मतलब ये सीजी पास प्रॉपर्टी क्या ना, अब ये प्रॉपर्टी बैंक ये आके सीजी को नहीं बोल सकता कि भाई सीजी अब तुम ओनर हो, तुम दो हमें इसका पैसा, जो भी ए ने लोन लिया। नहीं, सीजी के पास जो भी कॉन्फिस्केट होता है वो फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, वेदर द कार कैन बी कॉन्फिस्केटेड डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, नहीं, फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस। तो सर इसके लोन कौन चुकाएगा, भाई ए ही चुकाएगा, मतलब ए के हाथ से तो प्रॉपर्टी गई और ये लोन भी बैंक को ए ही चुकाएगा, ठीक है। तुमने यही बताया था लॉ में। सुनो, वेयर एन ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन हैज बीन मेड, मतलब स्पेशल कोर्ट ने बोल दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग है और कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, ऑल राइट एंड टाइटल, मतलब अब चाबी भी दे दो, किसको, सीजी को दे दो, और फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, मतलब अब सीजी कोई लोन का पैसा नहीं देगा भैया, लोन बैंक तुम क्या करो उस पर्सन को लो, ठीक है। यहाँ पे ये बोला इन दिस इंस्टेंस केस मिस्टर के ने क्या किया, कार यूज किया स्मगलिंग करने के लिए। स्पेशल कोर्ट ने बोला कि हाँ ये कार भी होगा, प्रॉपर्टी है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है, कार भी क्या करो, कॉन्फिस्केट करो सीजी को, ठीक है। द कार वॉज, लेकिन कार क्या था, हाइपोथिकेशन था नेशनलाइज बैंक के पास,
और लोन लिया हुआ था कार, तो एज द इनकम्प्लेंस ऑफ कार हैज़ बीन क्रिएटेड डिफेयर द प्रोविजन, स्पेशल कोर्ट में ऑर्डर टू डिक्लेयर सच इनकम्प्लेंसी टू बी वाइड, मतलब बोल दिया कि वाइड हो गया, और सीजी के पास जो प्रॉपर्टी आया ना, ठीक है, सीजी के पास जो प्रॉपर्टी आया ना वो ऑल फ्री फ्रॉम इनकम्प्लेंस हुआ, ठीक है, मतलब बोला सीजी तुम्हें कोई पेनल्टी, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं पेगा ना, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी साफ सुथरा ही है, अभी जो लोन अमाउंट देना वो क्या करे, वो पर्सन देगा, तो पर्सन यहाँ से कार भी गया और लोन अमाउंट भी पर्सन देगा, भले टाइटल कौन ले गया, सीजी ले गया, ठीक है। तो वही देखो, सेल्फ फ्री फ्रॉम सच इनकम्प्लेंस और लीज होल्ड्स, सेंट्रल के पास जो भी प्रॉपर्टी होता है ना वो फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्प्लेंसेस होता है, ठीक है। चलो ये यहाँ पे खत्म हुआ मनी लॉन्ड्रिंग। होप सो पांचों क्वेश्चन में अच्छे से कराए, पांचों क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है, और याद रखना मनी लॉन्ड्रिंग में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व होता ही होता है, तो 99% केस में ना आईटी एक्ट करके पूछता है, ब्राइबरी करके पूछता है, तो शेड्यूल ए वाले सारे ऑफेंस होते हैं, शेड्यूल बी में कौन होता है, जो कस्टम एक्ट में 1 करोड़ से ऊपर वाले ऑफेंस होते हैं, ठीक है। चलो मैंने कवर सब कर दिया, अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का आता है इस एग्जाम में, एमसीक्यू लेके 10 नंबर 11 नंबर तक आ जाता है। चलो गुड नाइट।